आपका वो हैबिट हो गया हमेशा ऑन ऑफ करने का। अब मुझे मेहनत करना होगा, नहीं तो मैं ऐसे डाल देती थी। अब मुझे मर्ज करके डालना होगा, नहीं तो मेसी हो जाता है। ठीक है, इट्स ओके। चलो जल्दी से देख लो। हाँ, एक सेकेंड, आप लोग जल्दी से देखो, फिर मैं ये कराती हूँ। गिव मी अ सेकेंड। मैम, आप संयोग वर्ष का मीनिंग क्या बोली थी? कहाँ पे? संयोगवश माने इत्तेफाक से, संयोग से, इत्तेफाक से। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट। किताबें लेकर कॉलेज चलते हुए एक बात मन में उठी। सब लोग प्रभा को सुंदर बताते हैं, एक बार सुंदर तो अच्छी तरह देख ही लेनी चाहिए। पर तभी जैसे किसी ने कहा, नहीं कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो उसका सुंदरता देख लिया तो वापस से उसका जो एक नहीं होता फीलिंग विलिंग जग जाएगा, इसलिए बोलते नहीं, मैं उसको नहीं देखूंगा ढंग से। मुझे ऐसी किसी कमजोरी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। कमजोरी क्या, उसको पता है, पता तो क्या, ऐसी तो वाइफ बन गई है, बट उसको फील होता है कि वो उसकी नहीं हो सकती और समथिंग। तो मैं ऐसी कमजोरी क्यों लेकर आऊं जो मेरे लिए कमजोरी बने? मैं अपने एग्जाम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाऊं, क्यों करूं मैं ऐसा काम? एक बार जरा सा मन ढीला पड़ा नहीं कि जाने कहां लेकर पटके। ऑब्वियसली अपने सबके साथ होता है, अपने फ्लो में बह जाते हैं इमोशंस के, कहां जाएंगे पता नहीं, इसलिए बोलते इमोशंस को स्टॉप कर। नेक्स्ट। सारा दिन यही भाव मन में छाया रहा कि चलो, माने यही फीलिंग सारा टाइम रहा कि चलो अच्छा ही हुआ। क्या अच्छा हुआ? कि लड़की पटी नहीं। माने उस दिन अगर इन लोगों का सब सेटिंग हो जाता तो इसका पढ़ाई बहुत हैम्पर होता, इसीलिए तो ये सोचा अच्छा ही हुआ। व्यर्थ की मुसीबत से पीछा छूटा, नहीं तो सारे समय जान को बेकार एक आफत और लगी रहती। जान को सारे समय क्या, उसी के बारे में सोचता, उसी के ख्यालों में रहता। अब निश्चित होकर अपनी पढ़ाई कर सकूंगा। सारा क्या बोलते अट्रैक्शन चला गया, तो सारा से वह पढ़ाई पे ध्यान देगा। यही तो मेरे आत्मनिर्माण के दिन है, माने मुझे मेरे बनाने के दिन अभी है। जैसे आप लोग का अभी बोर्ड्स वाला चीज, तो इनका भी यही है आत्मनिर्माण, माने मुझे निर्माण क्रिएट करने का भी दिन है अपने आप को। दुनिया में कौन किसके लिए मरा है, सब अपना अपना रास्ता देखते हैं। फिर मुझे तो हर पल यही याद रखना होगा कि मेरा रास्ता साधारण लोगों के रास्ते नहीं है। माने मैं नॉर्मल लोग जैसा नहीं हूं, मैं अलग हूं, ऑर्डिनरी नहीं हूं। मेरा रास्ता कुछ बनने और कुछ करने का रास्ता है। सब कुछ भूलकर खूब पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा। मेरी तरफ से चाहे सारी दुनिया भाड़ में जाए, माने सारी दुनिया भाड़ में जाए, गेट लॉस, मैं सिर्फ पढ़ता रहूंगा। और ये कब लगता है? जब हमारे दिल को ठोकर लगती है, तो लड़के लड़कियों में फीलिंग आता है भाड़ में जाओ सब, अब मैं से फोकस करूंगा, पढ़ूंगा। तो एग्जाम के जस्ट थोड़ा दिन पहले ये सब हो तो अच्छा बात है, फोकस लगा रहेगा एग्जाम। नेक्स्ट। आज दिन भर तबीयत बहुत ही खुश रही, माने सारा दिन इसको अच्छा लग रहा था, ठीक है, ओके। लेकिन भीतर ही भीतर कुछ कुल बुलाता रहा, माने कुछ अलग सा आ रहा था फीलिंग मन में। यह उपेक्षा, उपेक्षा माने इंसल्ट, इग्नोर जो कोई किया है वो इंसल्ट वाली चीज। उपेक्षा तो मैंने आज तक किसी की भी नहीं सही है, माने कोई मेरी बेइज्जती करता है, मैं वो किसी का नहीं सहता। रात वो मेरी कोठरी में नहीं सोई, पता नहीं मुन्नी के पास है भाभी के, माने फर्स्ट नाइट वो सोई। फर्स्ट नाइट इन दी सेंस क्या, जब वो वापस आई तो फर्स्ट डे वो आके सोई, बट सेकेंड डे जब हुआ वो नहीं आई। किसके पास सोई इसको नहीं पता। रात वो मेरी कोठरी में सोई, पता नहीं मुन्नी के पास है भाभी के, या कहाँ रही मैंने देखा भी नहीं। मुन्नी की तटस्थता माने उदासीनता, मुन्नी बहुत उदासी माने उदासी भरी थी, अपसेट थी। और अम्मा की चुप्पी वास्तव में मेरे आश्चर्य में ढाल गई। वास्तव में माने मुझे मैं अगर माँ से भी पूछूं या मुन्नी से पूछूं तो अम्मा तो चुप रहती है, और मुन्नी अपने उदासी में ही खोई भी रहती है। तो मेरे पास कोई वास्तविकता जानने के लिए कोई है नहीं जिससे मैं पूछूं, कोई भी क्वेश्चन हो मैं पूछ नहीं सकता। तब भी मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे मुन्नी की सहानुभूति प्रभा की ओर है। सहानुभूति माने सॉफ्ट कॉर्नर है, माने वो किसी के प्रति अच्छा मानते, तो ऑब्वियसली मुन्नी सहानुभूति रखती थी प्रभा से। मुन्नी के साथ ही सोई होगी, मेरे तरफ से कहीं सोए, माने मेरे तरफ से कहीं भी सोए, मेरे को क्या ऐसे बोल रहे हैं? ऑब्वियसली इसको है, तभी इतना बोल रहे हैं। देर तक मैं उसे कोई ना कोई सबक सिखाने की रास्ता सोचता रहा। मैं उसकी स्पष्ट उपेक्षा और अपमान तक कर डालने की सुयोग को छोड़ने को जरा भी तैयार नहीं था। माने उसको अगर एक भी सेकेंड या एक भी मोमेंट मिलेगा इंसल्ट करने का अपनी बीवी प्रभा का, तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। उसको बदला लेना है, क्योंकि उसका इंसल्ट हुआ है। अब वो एक भी मौका नहीं छोड़ेगा अपनी बीवी का इंसल्ट कराने के लिए।
सोचकर लगा कि उसके प्रति लापरवाही और उदासीनता का रवैया रखना गलत होगा। माने उसके प्रति जो हम इतना लापरवाही है या उदास है, ये सब गलत है। उसे क्या पता चलेगा कि किस गलती की सजा मिल रही है। माने अगर मैं उसके साथ ये सब करूंगा तो उसको तो ये रीजन भी नहीं पता चलेगा कि मैं क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ। मुझे तो अब इसके दम को ही देखना है, दम माने इसके घमंड को देखना है। कोई कोई लड़की होती है ना सुंदर या इंटेलिजेंट या किसी ना चीज में अच्छी हो, तो उनको बहुत घमंड होता है। तो कोई कोई को लगता है चलो देखते इसका घमंड ऐसा क्या है। और लगा जैसे मैं ताल ठोकर मैदान में आ गया, माने एकदम लड़ने के लिए आ गया, ढोल वोल बजा दिया और फाइट करने के लिए एकदम रेडी हूँ। मैंने नहा धोकर भाभी से कहा, भाभी अब तुम क्यों व्यर्थ में पीसती हो, माने तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, यह समय आराम करने का है। जान मुझ के बोल रहे भाभी आराम करो, आखिर मुन्नी है, घर में और लोग है, और लोग है माने उसकी बीवी है, या सिर्फ तुम ही अकेली रह गई हो। भाभी को जानबूझ के लगा रहे, अगर सबको खाने का हक है तो काम करने के लिए बाहर से आदमी तो नहीं बुलाए जाएंगे। इनडायरेक्टली सुना रहा है अपनी बीवी को कि उसको काम पे लगाओ, आप क्यों काम कर रही हो, आपको भी तो आराम करना है। अगर घर में पराई लड़की आके खाना खा रही है तो काम भी तो करेगी, ऐसे बोला। मैंने देखा था रात के झूठे बर्तनों के ढेर के पास बैठी प्रभा एक एक बर्तन मांज रही थी। माने वो क्या देखा था, रात को झूठा बर्तन प्रभा मांज रही, छूती थी इस तरह जैसे बर्तन गर्म हो, क्योंकि उसको तो आता ही नहीं होगा ना सब काम, तो ऐसे ऐसे छू रही है बर्तन को जैसे बर्तन क्या है, गर्म। मनी मन क्रूर संतोष किसे हंसा, इकलौती बेटी, क्योंकि इकलौती बेटी बड़े ही नाजों से पली होती है, राइट, पैम्पर्ड चाइल्ड रहती है। तो यहाँ पे वो हंसा, वाह इकलौती बेटी का देखो मैंने क्या हालत किया, यहाँ पे वो बर्तन मांज रही है। माने विलेन रोल हो गया लड़के का और कुछ नहीं। उसने इन बर्तनों को छुआ ही क्यों होगा, अब आया मजा, माने कभी तो छुआ नहीं होगा, अब उसे मजा आएगा ये सब काम करके, देखो बर्तन मांज रही है। और इसके बाद सारे घर का दोनों वक्त का खाना उसे बनाने को दे दिया गया। माने भाभी रेस्ट पे और सारा काम प्रभा पे आया। भाभी तो जैसे इसी की राह देख रही थी, मानो भाभी इसी का वेट कर रही थी कि सारा काम का कोई और संभाले। मुन्नी ने इधर उधर का काम दो एक दिन करवाया, फिर कटने लगी माने सरकने लग गई, नहीं काम कराई, माने सारा भार बेचारी प्रभा पर आया। असल में अकेले बैठकर रोना और सोचना ही उसे अच्छा लगता था, क्योंकि मुन्नी को कोई कुछ कहीं किसी काम पर मन नहीं लग रहा था। मुन्नी को सिर्फ अकेले बैठकर अपनी उदासीनता पे या अपने जीवन के बारे में सोचना अच्छा लग रहा था, वो अकेले ही रहती। जो जबानी हमदर्दी तो हमेशा ही प्रभा के साथ रखती थी। यो माने ऐसे, जो अपनी ये मुन्नी है वो हमेशा मुंह से हमदर्दी किसके साथ रखती थी, प्रभा के साथ। काम वाम में इतना हेल्प नहीं कर रही है, बट हाँ मुंह से हेल्प कर रही है कि उसी का सपोर्ट कर रही है। रोटी या खाने की कोई शिकायत करता तो वह प्रभा का पक्ष लेकर कहती, दिन भर तो रोटी बनाने में चला जाता है, आखिर आदमी के जान में भी है या नहीं। मतलब अगर कोई उसको बोलता था, कोई भी छेड़ता था प्रभा को, तो वो उसका सपोर्ट करती थी कि आप लोग कैसे बोल सकते हो, बेचारी दिन भर से रोटी बना रही है, इतना काम कर रही है, बेचारी को रेस्ट भी तो लेने दो। क्या चेतना, थोड़ा सा रिपीट। यहाँ पे बस कुछ नहीं, यहाँ पे है कि भाभी एकदम रेस्ट पे चली गई और इसके बाद क्या हो रहा है, सारा काम प्रभा के ऊपर आ गया। मुन्नी एक दो दिन तो हेल्प की, बट उसके बाद एकदम हेल्प नहीं की। और क्योंकि हेल्प क्यों नहीं करी है, जानबूझकर नहीं, उसको अपने सैडनेस में अकेले रहना ही पसंद आ रहा था। और मुन्नी उसको मुंह से सपोर्ट करती थी, कोई बोलता था, उसको छेड़ता था प्रभा को, तो वो बोलती थी कि आप क्यों इसको ऐसे बोल रहे हो, सारा दिन तो रोटी बना रही है, इतना काम कर रही है, यही चीज। नेक्स्ट, दिन भर तो रोटी बनाने में चला जाता है, आखिर आदमी के जान में भी है या नहीं। ऊपर से मीन मेक निकालने वाली, मीन मेक माने ऊपर से नखरे कर कर एक्सक्यूज मी, सोच विचार करके कुछ ना कुछ नुक्स निकालने वाली। मेरी तो एक आध बार उससे तेज झड़प भी हो गई, झगड़ा माने किससे, अपनी बहन से। लड़का का अपनी बहन से झगड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि लड़की भाभी को सपोर्ट करती थी। मैंने तो कह दिया ऐसे ही है तो तू भी साथ साथ सारे काम क्यों नहीं करवाती, कोई भी बोलेगा तुमको इतना ही उस पर तरस आ रहा है तो तुम भी काम करवा दो, ऐसे बोली। नेक्स्ट, भाभी लल्ला होगा तो सारे कपड़े ले लूंगी। लल्ला होगा माने अगर भाभी के लड़का होगा तो कोई बोल रहा है कि सारे कपड़े ले लूंगी, फिर तुम इधर उधर टालो। हाँ, पहले से बात तय है, माने अगर तुम बात चेंज करोगी, टालो माने इग्नोर करोगी बाद में मेरा बात, तो मैं नहीं मानूंगी। अभी से मैं डिसाइड करके बोल दे रही हूँ, बहुत सारे कपड़े लूंगी। मैं उधर से गुजरा तो मुन्नी कह रही थी, माने ये सब बातें कौन कह रहा था, मुन्नी कह रही थी। ऑब्वियसली लड़का होता है तो पहले के जमाने में होता है ना, लड़का हुआ है ये लूंगी वो लूंगी, तो ऐसे था। फिर मुझे देखकर बोली,
हमने भाभी से शर्त बदी है माने शर्त लगाई है। मुझे देखकर भाभी लाल हो गई माने शर्मा गई। उनका सारा चेहरा पीला पड़ गया था, माने एकदम पेल हो गया था, लेकिन अजीब गंभीर सौंदर्य आ गया था। माने जब प्रेग्नेंट होते हैं तो लड़की लोग माने औरत लोग के चेहरे पे एक अलग ग्लो होता है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि माने ऐसे पीला पड़ गया था बट सौंदर्य था, एक अलग से ही सुंदरता था भाभी के चेहरे पर। भाभी मुझे इतनी अच्छी कभी नहीं लगी, वापस भाभी मुझे कभी भी इतनी सुंदर नहीं लगी, लड़का बोल रहा है। वे हाथ से परे धकेल कर शर्माने का नाटक करते, मैंने इसे धक्का मारती होता है ना, नंदन कुछ बोल रहे तो ऐसे धक्का मार दी लगता, और शर्माने का नाटक करती। हटो बीबी जी, तुम्हें हर वक्त ऐसी बातें रहती है, मर्दों के सामने ये सब बातें नहीं करते, अब तो समझो। माने अपनी ननद को समझा रही है, लड़के लोग के सामने ये सब नहीं बोलते, क्या बकवास करते। ऑब्वियसली क्या शर्त लगाई होगी, लड़का या लड़की का ही शर्त लगाई होगी, इजंट इट। इसमें तो शर्माने का क्या था, मेरे को तो अभी भी समझ नहीं आया, बट पहले के जमाने का अलग ही था, तो बोल रहे हैं कि ये सब बातें किसी के सामने नहीं कर। अजब वातावरण था घर में कुछ स्ट्रेंज वातावरण था, अलग से एनवायरनमेंट था। भंगिम ने धोती ब्लाउज पहले ही अपनी तरफ से लेने की घोषणा कर दी। भंगिम लो कास्ट के लोग को बोलते हैं जो डर्टी काम करते हैं या कूड़ा कचरा उठाने का काम करते हैं। डर्टी काम तो क्या बोलेंगे, सफाई का ही काम करते हैं, तो कूड़ा कचरा उठाने का काम करते हैं, इन शॉर्ट स्वीपर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग पहले से ड्रीम कर लेते हैं कि भैया प्रेग्नेंट है, एक होता है ना क्लोज हो जाता है समथिंग। हाँ एग्जैक्टली तुषार, काम कोई छोटा नहीं होता। तो यहाँ पे भंगिन स्वीपर क्या बोली कि मैं तो साड़ी ब्लाउज सब कुछ ले लूंगी अगर आपके बेटा होगा। बेटा होते तो बहुत गिफ्ट्स लेते हैं, तो वो भी पहले से बोलकर रखी थी भंगिन। जो भी आता इसी बारे में बातें करता, माने लड़का होगा लड़की होगा ये सब। यो सभी चाहते थे कि लड़का ही हो, और शायद इसलिए सारे समय लड़के की बातें करते। माने सब लोग चाहते थे लड़का हो, इसीलिए सबके मुंह में क्या रहता था, लड़के की बातें। और एक चीज होता था, पहले फोटो वोटो टांग देते थे कि तुम जिसको ज्यादा देखते हो वही होता है, या उस जिसकी बातें करते हो वैसा ही होता है। इसीलिए भी ये बोला गया कि सब लोग चाहते लड़के हो, इसीलिए लड़के की बातें करते। लेकिन भाभी या अम्मा से इस बारे में बात करो तो मानो इस मधुर कल्पना को कहीं नजर ना लग जाए, इसीलिए जानबूझकर झुठलाती। बट अगर माने होता है ना, भाभी या अम्मा से इस बारे में बात करो तो उन लोग को लगता है नजर लग जाएगा। अच्छी बातें अपने कवर करके रखते हैं, नहीं तो अपने को लगता है अपनी अच्छी चीजों में नजर लग जाता है, इसीलिए वो लोग बात को चेंज कर देते। वो लोग बच्चा का बात इतना नहीं करते। कहा करती, वह तो भगवान के हाथ की बात है, अगर लड़की हुई तो कोई रोक लेगा। माने बोलती थी भाभी कि कोई बात नहीं, कोई भी हो सकता है, वो तो भगवान का बात है, लड़की भी होगी तो कोई रोक थोड़ी ना सकते। मानो लड़की होने की बात कहकर अपनी ही आशंका से अपने के अभ्यस्त करना चाहती हो कि उस समय बहुत कष्ट ना हो। 16 आने वैसे विश्वास उन्हें लड़का का ही था, माने दे ऑल वर एक्सपेक्टिंग अ बॉय चाइल्ड, ठीक है। बट वो लोग खुद भी ऐसे जानबूझ के बोल रहे लड़की है तो रोक थोड़ी ना सकते हैं, ऑब्वियसली लड़का है लड़की है कुछ भी हो सकता है इस, बट अपनी बात पर उसको ऐसे लगता था कि भैया हो नहीं जाए, लाइक दैट, ऐसा फील भी था। घर में पहला पोता होगा, इससे खुश तो अम्मा और बाबूजी सभी थे, लेकिन उसके खर्च की जब कल्पना करते तो यही कहते भगवान जाने क्या होगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, माने घर में खुश थे लड़का होने से, बट एक ये चीज अगर लड़का होता है तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि बहुत कुछ लेन देन करना होता है, बहुत कुछ देना करना होता है, इसीलिए तो खर्चा का भी इन लोग के ऊपर बहुत हेडेक था। क्योंकि उस हालत में दुनिया भर के खर्चे होंगे, बोले ना खर्चा होता है, एक बड़ी सी दावत देनी होती है, सबको इनवाइट करना होता है, पार्टी थ्रो करना होता है, दावत माने एकदम पार्टी थ्रो। सो लड़का लड़की के विश्वास अविश्वास में दिन गुजर रहे थे। ढीले ढाले कपड़े पहने भाभी कम से कम चलती फिरती और जाने क्या क्या सोच सोचकर अपने ही आप में मुस्कुराती। भाभी अपने ड्रीम में थी। ढीला ढाला कपड़ा, ये सब तो ऑब्वियसली क्या, ढीले ढाले कपड़े पहने भाभी। क्यों ढीला ढाला, प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली एकदम टाइट टाइट तो नहीं पहनेगी, इसलिए ढीला ढाला कपड़ा पहनती, और मन ही मन अपने को इमेजिन करती होगी बेबी के साथ समथिंग, और मुस्कुराती रहती। और आखिर एक रात को 12 बजे, कितने बजे, 12 बजे, खूब भागदौड़ के बाद, माने ऑब्वियसली बहुत सामान इधर उधर करना पड़ता है नॉल, खूब भागदौड़ के बाद भाई साहब एक पुत्री के पिता बने, लड़की हो गई। चेतना, लड़की हो गई, याद रखना, ठीक है, लड़की हो गई, सब लोग लड़की हुई है याद रखो। नेक्स्ट, अम्मा के माथे पर हाथ मारा, अम्मा ने ऐसे किया, हाथ मारा माने ऐसे किया। लो घर में पहली भवानी आई, माने अफसोस के साथ में भी बोल रही है कि लोग भवानी माने लड़की के लिए वर्ड है कि लोग घर में पहली कौन आई, भवानी आई।
खुशी से नहीं बोली, मतलब लगा जैसे उस प्रत्याशित प्रसन्नता का पाला मार गया हो, माने जो एक खुशी आने वाली थी लग रहा है वो मर गई है। जो ये वर्ड है ना पाला, पाला माने कोल्ड वाली चीज को बोलते हैं, ठंडा पड़ गया उनकी खुशी, ठंडा पड़ जाना ऐसे बोला जाता। लेकिन सभी खुश होने की कोशिश कर रहे थे, पहला बच्चे तो ट्राई कर रहे थे टू बी हैप्पी। दाई को जाने क्या मिलने की उम्मीद थी कि उसका मुंह उतर आया, नौकरानी का भी मुंह उतर आया, लड़की हो गई बोलकर, क्योंकि उसको कुछ एक्सपेक्टेशन होगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। नर्स गंभीरता से बच्चे को नहलाती धुलाती, माने सीरियसली नर्स नहला धुला रही थी। नर्स को बुलाना पड़ा था क्योंकि दाई को केस गंभीर नजर आ रहा था, माने ऐसे कोई नर्स वर्स नहीं आते, इन लोग का बच्चा घर पे ही हो जाता था पहले के जमाने में, पर यहाँ पे दाई को लग रहा था केस थोड़ा अलग है, सीरियस है, इसीलिए नर्स को बुलाया गया, नहीं तो नर्स नहीं आती, इसीलिए बोल रहा। नर्स को बुलाना पड़ा क्योंकि दाई को केस गंभीर लग रहा था। सारे कमरे में कार्बोलिक की गंध निकल रही थी, जैसे हॉस्पिटल्स में स्मेल नहीं होता है, वही वर्ड है, कार्बोलिक की गंध निकल रही थी, पॉइजनस समथिंग, पॉइजनस भी नहीं, थोड़ा अजीब सा टॉक्सिक स्मेली। उस रात सारे घर में खूब भागदौड़ रही, कभी पानी गर्म कर, कभी यह लो कभी वह ले जा। ऑब्वियसली भागदौड़ रहती है, गर्म पानी ये सब सबका नीड होता है, तो बोला जा रहा है कभी ये लो कभी वो लो, ऐसे किया जा रहा है। हम सब लोग जागे, माने सब लोग जगते रहे, रात के 12 बज गया था, लेट नाइट था, फिर भी जगते रहे। पता नहीं भाभी को कैसा लगा, लेकिन बाबूजी ने तो निश्चय प्रसन्नता की दबी सांस छोड़ी। बोलो तो क्यों खुश थे बाबूजी, माने सब उदास थे, बाबूजी खुश थे, क्यों? क्योंकि खर्चा कम होगा। एग्जैक्टली पैसा बच गया। एग्जैक्टली खर्चा कम होगा इसीलिए, तो मैंने आदमी लोग को लगता है भाई ठीक है ओके, तो एक माने रिलीफ भरी सांस छोड़। अब कोई कहेगा तो कह देंगे, लड़की होने पर कोई मिठाई दावत मांगता होगा, ऊपर से कहा लो पहली डिग्री आ गई घर में, मतलब ये क्या पहली डिक्री बोलते हैं ना गुजराती लोग लड़की वर्ड के लिए, इसीलिए पहले डिक्री आ गई घर पे, तो ऐसे बोल रहे, और बोल रहे कि चलो, माने खुश नहीं थे ये भी, बट इसलिए खुश थे कि खर्चा बच जाएगा, कोई मांगेगा दावत वावत तो बोल देगा लड़की का क्या दावत। मुन्नी ने चिढ़ाया, अब तो मुंह मीठा कर दो, सबसे बड़े चाचा बने हो, माने ये जो लड़का था समर, वो सबसे बड़ा चाचा बने, तो बोले मुंह मीठा करो। पता नहीं चाचा बनने की खुशी मुझे हुई या नहीं, लेकिन यही सोच सोचकर बड़ा आनंद आ रहा था कि अब घर में खूब काम बढ़ा क्यों, सारा काम प्रभा को करना पड़ेगा, इसीलिए इसको खुशी हो रही है। करने वाला प्रभा के सिवा है ही कौन। अब एक आदमी भाभा बोल रहे, भाभी की सेवा शुश्रूषा करने को अलग चाहिए, शुश्रूषा माने उनकी देखभाल, माने ऑब्वियसली एक इंसान तो चाहिए ना भाभी की सेवा वेवा करेगा, इसीलिए। अम्मा तो अपनी आयु और बीमारी के कारण किसी लायक है ही नहीं, माने वो कोई काम नहीं कर सकते अपनी एज के कारण। झोली में हाथ डालकर माला जपते हुए मुन्नी से सारे घर की खोज खबर रखना उनका काम है, माने माता जी कहीं घूम नहीं पा रही है, बट लड़कों की माने भाभीियों की सारी खबर कैसे निकलवाती अपनी बेटी से, सारे घर की खबर बेटी अपनी माँ को देती है, या फिर 9 की आदेश देती रहती है, माने ऑर्डर देती रहती है कि ये करो वो करो अम्मा जी ऐसे। भाभी का ऊपर का काम करने के लिए 5-7 दिन 9 रहेगी, माने नौकरानी रहेगी। पहले तो रात का खाना बनकर भाभी ही उनके पांव दबाया करती थी, और तब सारे घर की रिपोर्ट ली जाती थी, माने पहले जब भाभी के बच्चा नहीं हुआ था तो सारा रिपोर्ट घर का कौन अम्मा को देता था, भाभी, पैर दबाते समय। रामायण खुलती माने घर का भेद खुलता। लेकिन अम्मा और बाबूजी जो लड़की के हाथ का बना खा नहीं सकते, सो वह काम तो प्रभा को करना होगा, माने सारी चीज तो ठीक है, बट घर का काम जो चीज है, घर का खाना जो बनाना होगा वो घर की बीवी ही, घर की बहू बनाती है, तो घर की बहू कौन है, प्रभा है, इसीलिए बोला गया प्रभा ही बनाए। प्रभा सुबह ना जाने कब उठकर भाभी के लिए हरीरा इत्यादि बनाना शुरू कर देती है। हरीरा ये सब मैंने अलग अलग पकवान, हरी हरी चीजें जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, तो वो सब बनाना शुरू कर देती है। सुबह 6 बजे तक प्राय उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं, माने एकदम जल्दी उठती है, सारा काम भाभी का करती है, उसके बाद 6 बजे तक काम हो जाते हैं। फिर रात के बर्तन इत्यादि साफ होते, चौका धुलता, माने किचन का धुलाई होता, नहा धोकर जल्दी रसोई में घुस जाती कि कहीं कॉलेज जाने वाले को देर ना हो जाए, माने जो कॉलेज जाने वाले हैं, स्कूल में पढ़ाई करे, उनको देर ना हो जाए, या भैया बिना खाए ना चले जाए, माने उनके जो धीरज भैया वो बिना खाए नहीं चले जाए ऑफिस।
12 बजे तक खाना बन जाता। कितने बजे तक? 12 बजे तक। फिर जल्दी से चौका बर्तन का काम निपटा डालती, मैंने उठाना भी पड़ता था, संभालना पड़ता। एक आध घंटे दाल या गेहूं भिन्ना या अमर और कुंवर के कपड़े के को भाभी के पास बैठकर सीना रफू करना होता। माने भाभी के पास बैठकर कपड़े वपड़े फट गए या कुछ हो गए तो रफू करती थी। रफू माने वापस से स्टिच, कोई पैच लगाना कपड़े का जिससे लगे ना फट गए, तो वो ये सब काम भी करती थी भाभी के पास बैठकर। नामकरण के दिन कम से कम 30-40 आदमियों का खाना होगा। नामकरण माने बच्चे का नामकरण। उस दिन 30-40 लोग आने वाले थे, उनका खाना होगा। सत्यनारायण की कथा होगी। कौन से भगवान की कथा होगी? सुना होगा भगवान का नाम सत्यनारायण। उसके लिए मसाले दाल तैयार होते, मसाले उनको पीसना पड़ता था, मसाले पीसने में बहुत हालत जाती, तो ये सब तैयार करना पड़ रहा था लड़की को। सांझ को 3 से ही फिर चूल्हे में धुआं उठने लगते, माने शाम माने दिन में 3 बजे से चालू हो जाता सारा काम। और पल्ले से आंखें पोसी वह झुक झुक कर लकड़ियां में फूंक मारती रहती बेचारी। पहले वैसा गैस तो नहीं था ना, स्टोव में फूंक मारती रहती थी और फूंक मार मार के उसका पूरा मुंह लाल हो जाता था। गैस जलाने के लिए फूंक मारना पड़ता है, एक स्टैंड होता है ताकि गैस जल जाए, स्टोव जल जाए, नॉट गैस। सारा चेहरा लाल रहता। रात को 8-9 तक यही क्रम चलता, बेचारी 8-9 बजे तक यही करती। फिर भाभी के आवश्यक कार्य करती, भाभी को जब जरूरत होती, आवश्यक माने जो नीड होता वो करती। अक्सर जब मैं दिवाकर के यहाँ से लौटकर देर से आता, उस समय वह अम्मा की पायताने बैठकर उनके पांव दबाती। पायताने माने पैर के पास बैठकर पांव दबाती। शायद इसी सब में रात के 11:30 बज जाते। मैंने उसका पूरा दिनचर्या बताया, सुबह से रात कैसे हो जाती। सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे होता था यह देखकर कि वह सब कुछ ऐसे आसानी और चुपचाप करती चली जाती जैसे मानो कोई मशीन हो और उसे यह सब करने में कोई कष्ट ना होता। मैंने इतना काम एक इतनी यंग लड़की कैसे कर लेती है, कोई कंप्लेन नहीं करती। शॉकिंग लगता था लड़की। हर नए काम को ऐसी स्वाभाविकता हमारे सिंपलिसिटी नेचुरली से ग्रहण करती चली जाती कि लगता ही नहीं था कि उसे करने में कहीं अनिच्छा का लेश हो। मैंने उसको नहीं करने, अनिच्छा माने बिना इच्छा के करने। और मैं इसी पर खींच उठता माने गुस्सा हो जाता। उसके व्यवहार में कहीं अनिच्छा थकान दिखे तो मैं अपने को उसके कष्ट से आनंदित सुख कर सकती। माने अगर वो काम कर रही है और उसको काम करने में कष्ट हो तो इसको अपने आप को आनंद का एक मौका मिल जाता, माने खुशी होने का मौका मिल जाता लड़के को। क्यों? क्योंकि लड़के को तो खुश होना था उसके पेन देखकर, बट वो इतना काम कर रही है, बट वो एकदम अच्छे से कर रही है, उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो वो खुश अभी भी नहीं है। मन में कहूं तो कहो बच्ची जी अब कैसा लग रहा है, माने मन में बोलते हैं अपनी बीवी के लिए, बच्ची जी बोलो अब कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है इतना काम करके। हाँ, शुरू में जब तक सिर झुकाए रही तब किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। एक और व्यंग्य आएगा कि माने शुरू में जब वो एकदम सिर झुका के रखी, सबकी बात मान रही थी, तो किसी ने नोटिस नहीं किया। अब धीरे धीरे एक चीज लोगों के सामने स्पष्ट हुई, क्लियर हुई एक चीज, क्या? कि प्रभा पर्दा नहीं करती है। प्रभा माने घूंघट नहीं लेती है। जो पहले के जमाने में लेडी लोग को घूंघट लेना पड़ता था वो नहीं लेती है। बाबा जी ये तो हमेशा खासकर भीतर आते थे। एक आध बार प्रभा खासकर भीतर आते थे, माने आदमी लोग से ना पर्दा होता था, ऐसे भी आदमी लोग से इतना कांटेक्ट नहीं होता था। जब भी कोई मेल आता था तो वो लोग खासते थे पहले कि औरत लोग समझ जाए, तो वो लोग पर्दा करते, इसीलिए उनका सारा चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन अजीब सॉरी कहाँ ये रहा, एक आध बार प्रभा को मुंह उघाड़े देखा, उघाड़े माने बिना पल्लू के देखा, तो समझे शायद उसे उनके आने का पता नहीं लगा, तो लगा शायद ससुर आ रहे, पता नहीं चला होगा इसीलिए घूंघट नहीं ली। माने ससुर जी खास के आ रहे हैं, बट वो देखा कि ये तो घूंघट नहीं ओढ़ रही है, पल्लू नहीं ले रही है, तो ससुर को लगा शायद इसको पता नहीं चला होगा कि मैं आ रहा हूँ। मगर जैसे उनकी समझ में आया कि प्रभा केवल घूम जाती है माने जो ससुर या जेठ लोग होते हैं उनको फेस टू फेस नहीं करते, तो प्रभा ऐसे घूम जाती है, जब आता है शक्ल नहीं दिखाते, ऐसे रिचुअल होता था, पर्दा नहीं करती। और रिचुअल क्या होता था, घूम जाओ और घूंघट ले लो, बट ये घूंघट नहीं लेती। तो उन्होंने जाने किस बात पर अम्मा से कहा
फिर बेटी और बहू में फर्क ही क्या रह गया? बेटी भी मुंह खोले, बाल बखेरे घूमते रहे, और बहू को भी चिंता नहीं है कि पल्ला किधर जा रहा है। माने बेटी और बहू में यही डिफरेंस था। पहले कैसे पता चलता था पल्ला? बहू लोग मस्त घूमती रहती थी, सॉरी बेटी लोग मस्त घूमती रहती थी और बहू लोग को पल्ला लेना पड़ता था, पहचान होती थी ऐसे। आजकल जैसे मॉडर्न हो गया, कुछ पर्दा वर्दा नहीं है, बट पहले होता था बहू हो तो पल्ला लो, नहीं तो बहू बेटी में डिफरेंस ही क्या दिखेगा। और इसके पिता लोग बहुत पुराने ख्यालात के, तो वो लोग चाहते थे क्या पर्दा ले। बेटी ये तो हो गया। और इस पर शुरू में खूब हंगामा मचा, स्टार्टिंग में बहुत हल्ला हुआ। भाभी ने ताने कसे सो तो कसे ही, अम्मा ने भी माला के दाने गिनना छोड़कर झुंझला झुंझला कर कहा, बहू तुम्हारे यहाँ पर्दे का कायदा नहीं है तो ना सही, लेकिन इस घर की रीत तो देखो। माने तुम्हारे घर में अगर ये नहीं फॉलो होता है कल्चर पर्दा लेने का, घूंघट ओढ़ने का, तो इट्स ओके, बट हमारे घर की रीत है, हमारे घर की कल्चर है, तुमको लेना पड़ेगा पर्दा। अरे तुम हमसे ना करो तो मत करो, लेकिन बड़ों से कुछ तो हया शर्म करो। माने मुझसे शर्म तुझे नहीं आती है, सास से तो मत कर, बट एटलीस्ट बड़ों से तो कर, ससुर से तो कर, जेठ से तो कर। ऐसे भी क्या अंधेर ना हमने देखा ना सुना? माने ये क्या अंधेरा? अंधेरा क्या तुम में नॉलेज ही नहीं है कि पर्दा लेना चाहिए? अंधेर वाले नॉलेज के लिए बोल रहे हैं, हमने तो ये सब देखा सुना नहीं। सारी बिरादरी में चर्चा है, जो देखे हैं तो हमारे कर्म में थूके कि तुम्हारी बहू पर्दा नहीं करती है, ये कैसी बहू लाए हो? तो सब लोग ऐसे बोले। अब दशचोन पर दुनिया जहान के लोग आएंगे। दशचोन माने जो रिचुअल होगा, उसमें बहुत लोग आएंगे। क्या कहेंगे जाकर? भाई तुम्हारे यहाँ नंगे नाचे तो हमें क्या है? नंगे नाचे माने मुंह खुला रहकर नाचे टाइप्स, इसीलिए वर्ड बोलते हैं। माने ढको, नहीं तो इसको नेकेड वाला चीज बोलता है अगर पर्दा नहीं ली हो तो। मुंह माने किसी को बाल नहीं दिखा सकते हो तुम लोग, इन दी सेंस बाल मुंह ढको, वो लोग ये चाहते थे। भैया ने एक आध बार मुझे भी डांटा, माने भैया ने समर को डांटा, क्या रे समर तू बहू को रोकता नहीं है? देख अम्मा बाबूजी सभी इसका बुरा मानते हैं, कम से कम जब तक ये लोग हैं इनकी मान मर्यादा तो रखनी चाहिए। माने जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक तो कल्चर निभाओ, तब तक तो रिचुअल निभाओ। यूं हम भी नहीं कहते कि पर्दा करना कोई बहुत अच्छी चीज है, मगर घर में चलता आया है और तेरी बहू तो समझ में ही नहीं आती किस चीज की बनी है, सुनती ही नहीं। अम्मा इतनी डांटती फटकारती है लेकिन ध्यान ही नहीं देती कि कौन भौंक रहा है। यह बात सच भी थी, उसने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन कभी इतने डांटने कहने के बावजूद पर्दा नहीं किया। क्यों? मॉडर्न जमाने अगेंस्ट होते हैं, पर्दा क्यों करना है? इसीलिए। और यहाँ पे जो इसके बच्चे थे वो लोग भी बोलते हैं कि हम लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पर्दा करना अच्छी बात है, हम लोग भी अगेंस्ट है, बट ठीक है ना, बड़े बुजुर्ग के लिए कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। और ये इतनी ढीठ लड़की थी, सुनेगी डांट खाएगी बट कभी करेगी। यह बात सच भी थी, उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन इतने डांटने कहने पर पर्दा नहीं किया। वह जैसे इस बात को सुनती नहीं थी, इग्नोर करती थी। मतलब अम्मा इसी बात से और भी झुंझलाती कि उनके कहने पर कुछ तो प्रतिक्रिया दिखाए, माने कुछ तो वो मूवमेंट करे, कुछ तो एक्शन ले। लेकिन वह इस विषय पर जैसे एकदम पत्थर थी, माने कुछ सुनती नहीं, एकदम रिजेक्ट। और अम्मा थी कि हर बार कहती, बहू ऐसी भी बेहयाई किस काम की? माने तुम इतनी बेहया हो, बेशरम हो, माथे पर पल्ला ले लेने में तुम्हारा क्या जाता है? आज तक इस घर में घूंघट थोड़ी के ऊपर आया ही नहीं। घूंघट पता कैसे होता था? इतना तक पहले के जमाने में, माने इससे ऊपर जाता ही नहीं, इतना मुंह ढकते थे। और वो लोग चलते फिरते काम सब इतना घूंघट लेकर करते थे पहले के जमाने की औरतें। सैद्धांतानिक रूप में मैं पर्दे के खिलाफ था, माने प्रिंसिपल के हिसाब से समर भी अगेंस्ट था कि नहीं लेना चाहिए पर्दा। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, हिस्ट्री का विद्यार्थी होने के नाते इन सब का कारण जानता हूँ कि मुसलमानों के आने के समय से ही इस पर्दे का जोर बढ़ा। माने पहले हम लोग के यहाँ ये रीति रिवाज नहीं था, बट जब मुसलमान लोग इतना आए वाए तब से ये जोर बढ़ा है। लेकिन जब उसे व्यवहार में देखा तो धक्का लगा। बट होता है ना कि मैं भी अगेंस्ट हूं, बट मैं जब देखा कि वो सच में ऐसा करिए, पर्दा नहीं लेते, तो मुझे भी गंदा लगा। प्रभा अम्मा बाबूजी सबके सामने मुंह खोली चली आ रही है। यह दृश्य अपने आप में बड़ा अजब और नया नया था। आखिर सास ससुर और बड़ों के प्रति आदर प्रकट करने का और क्या तरीका हो? माने अगर तुम किसी को रेस्पेक्ट दिखा रहे हो तो कल्चर फॉलो करो, घूंघट ओढ़ो अकॉर्डिंग टू समर। बट ये चीज देखो, समर दूसरे लोग के लिए अगेंस्ट है कि नहीं पर्दा लेना चाहिए, बट वही घर में बात आती है तो बोलते हैं नहीं लो ना,
मैंने अपने पे बात आती तो सब कुछ सही लगता है लोगों को, मगर मैं उससे कहूँ तो कैसे कहूँ, बात तो करता नहीं था ना, इसीलिए बोला कि मैं कैसे कहूँ। एक बार मुन्नी ने जोर से कहा भी, मुन्नी तेरे यहाँ भाभी बड़ी बदतमीज है, तेरी या भाभी माने तेरी भाभी बदतमीज है। किसी ने आधा शिष्टाचार नहीं सिखाया क्या? आदर और शिष्टाचार माने मैनर्स नहीं सिखाया क्या? लेकिन उसने इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया, माने कभी वो दिल पे नहीं लेती थी लड़की। घर में काफी हो हल्ला हो चुकने के बाद इस ओर से लगा लोगों को समझौते का भाव धारण करना पड़ा, माने इतना कुछ हो गया तो लोग इग्नोर करने लग गए, समझौता करने लग गए। बस अब तो तभी ध्यान आता है जब कोई नया आदमी आया, माने फिर घूंघट वो नहीं लेती, एक्सेप्ट हो गया, बट फिर भी घूंघट का टॉपिक कब होता है? जब नया आदमी आता है, तो लगता है नया लोग क्या सोचेगा, घूंघट नहीं होती है, तभी इस बात पर ध्यान जाता है। उस समय अम्मा कोशिश करती थी कि प्रभा इधर उधर ही रहे, क्योंकि उसके सामने कुछ कह भी नहीं सकती है। मतलब होता है ना कि प्रभा को डायरेक्टली नहीं बोलते तो चाहती है इनडायरेक्टली बोले, कोई नया आदमी आए तो प्रभा इधर उधर है तभी बेटर है। कितना है? और आप लोग एक बार इतना पढ़ो, फिर अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, 1 मिनट का ब्रेक, एक बार इतना देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा कांक्षा, क्या नाम है उसका? अनुष्का। अच्छा अनुष्का को आने दो, मुझसे चली गई, 1 सेकंड वेट कर। सबको समझ आ रहा है ना? ऐसा नहीं लग रहा ना फास्ट जा रही हूँ? वैसे थोड़ा तो जा रही हूँ, हेल्पलेस हूँ, क्या करूँ। काश अपने पास टाइम होता, काश हिंदी एग्जाम के पहले बहुत दिन मिलते हैं, है ना, और भी टाइम मतलब अपने डेडिकेट कर सकते हैं। मैम सेम टू एकदम ऐसे आराम से हवा की झोंका की तरह सेम टू चले। तो अच्छे से होगा, क्योंकि एक एक चैप्टर करना, उसके बाद उसका डिस्कशन, नोट्स, एवरीथिंग। अभी तो मैं सिर्फ पढ़ाई जा रही, इसीलिए टेंशन भी हो रहा है। आप लोग संभाल लोगे ना? होता है ना, आप लोग को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एक एक पॉइंट। क्वेश्चन वैसे देंगे तो पढ़ाना अलग होता है, बट आप लोग खुद पढ़ रहे हो वो अलग हो जाएगा। डिस्कशन करेंगे एक बार अपने। रिकॉर्डिंग तो ऑन है तुषार। तुषार को कोमल और श्रुति का टेंशन है, उन लोग के पास रिकॉर्डिंग नहीं जाएगा प्रॉपर। हाँ तुषार, ये आपको मेरा टेंशन है? नहीं, आपका टेंशन। ओके थैंक यू, बट फ्रेंड्स लोग का टेंशन होना चाहिए, गुड। चलो मैं पढ़ा देती हूँ, मे भी अनुष्का को रिकॉर्डिंग देखना। फिर क्या है, कहाँ थे अपने, कहाँ है बोलो ना पेज नंबर? मैम पेज नंबर मैम 50। पेज नंबर 53 सेकंड पैरा। पहले कुछ दिनों तो पहले कुछ दिनों तो सभी प्रभा के इतना काम एक साथ संभाल लेने पर चकित थे। माने नई नई लड़की इतना सारा काम संभाल ली, वाओ, शौक थे, चकित मतलब। लेकिन अब उसके काम में भी मीन मेक निकालनी शुरू कर दी, कमी, ये नहीं वो नहीं, कमी शुरू कर दी निकालनी। मुन्नी भी अपनेपन से कह देती, भाभी इतना घी मत लगाओ। माने मुन्नी भी गंदे वे में भी नहीं, बट फिर भी नोकझोंक थोड़ा सा हो गया कि ये मत करो, घी इतना मत डालो, लाइक दैट। बाद में फिर कमी पड़ेगी, माने बाद में घी की कमी हो जाएगी, इतना मत डालो, ऐसे बोला गया।
इस नए प्राणी के आने से घर की आर्थिक ढांचा और भी अधिक चरमराने लगा था। माने आर्थिक ढांचा माने फाइनेंशियल स्टेटस, जो नया बच्चा आया, नया कौन आया, बच्चा, तो उसके कारण अब घर का आर्थिक स्थिति जो है, ढांचा है, वो अब डगमगा रहा था। माने इतना अच्छा उनका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं था। सिर पर हाथ फेरते हुए बाबूजी अक्सर अम्मा की चारपाई के पास टहला करते। सिर पर माने अपने ही सिर पर टेंशन में हाथ लिए घूमते रहते थे अम्मा के पास। धीरज की माँ, बड़ा खर्च होने लगा है। बेचारा धीरज भी क्या करे, करते करते तो मरा जाता है। उसका कसूर भी क्या, कनुबा छोटा है। अब तो जैसे तैसे समर इंटर पास करके कहीं लगा जाए तो बेचारी को सांस आए। माने थोड़े बच्चे तो छोटे हैं, सिर्फ धीरज ही कमाने के लिए। तो जहां था समर का अगर जैसे एग्जाम हो जाए और वो नौकरी कर ले, तभी हम लोग का घर थोड़ा कंट्रोल में आएगा। उसे देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। माने मुझे दुख होता है, मेरा बड़ा बेटा इतना काम कर रहा है। चिंता और काम के मारे सूख सूख कर पिंजर रह गया है। पिंजर माने एकदम काटा हो गया है, या ऐसे केज का पंछी हो गया, वैसे भी बोल सकते हैं। ना बोलता है, नहीं ना कहीं यार दोस्तों में आता जाता है। ये सब बड़े भाई के लिए, समर के लिए नहीं, बड़ा भाई। और आखिर शरीर भी कहां तक साथ दे। खेलने खाने के दिन तो सब सूखे चले जा रहे हैं, या जमाना आ गया है। सोचा था कभी इस कमबख्त मुन्नी की अलग आफत है छाती पर। अब इसको जाना तो है ही, बिरादरी के बड़े लोगों से कुछ कहा, सॉरी, अब इसको जाना तो है ही, बिरादरी के बड़े लोगों से कुछ कह कहा कर कराया तो है। थोड़ी उम्मीद भी लगती है, लेकिन लोगों के मुंह तो ऐसे फैले हैं जैसे सीधे सीधे कोई बात ही नहीं करता। मतलब दो तीन चीजें हैं, फाइनेंशियल स्टेटस खराब है, चाहता है कि समर काम करने लग जाए, फिर बोल रहे मुन्नी को भी अब अपने घर जाना ही पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों से मैंने चिट्ठी विट्ठी लिखवाई है, और लगता भी है, चांसेस है कि हाँ ये हो जाएगा। और बाजार के लोग, समाज के लोग बहुत गंदी गंदी बातें भी करते हैं। अब किया क्या जा सकता है। प्रभा को देखकर खुद ही दूसरी ओर, एक सेकेंड, कहाँ था, क्या जमाना आ गया, सोचा कहाँ थे और कहाँ तक पहुंच गए, पैरा हो गया था क्या। हाँ, सीधे सीधे लाइन है बात प्रभा नहीं को करता। देखकर। हर आदमी बदले में कुछ पहले चाहता है। माने कोई सीधे सीधे बात नहीं करता है, सब लोग सेल्फिश है। माने मैं कुछ कर रही हूँ, माने मुझे बदले में सामने वाले से कुछ चाहिए, इसीलिए इसका सबका मोटिव ऐसा रहे। प्रभा को देखकर खुद ही दूसरी ओर मुड़ जाते और भरे गले से कहते, बहू जरा हाथ साथ कर काम किया कर बेटा। माने हाथ तंग रखकर काम कर, ऐसे लुटाती जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी घर में बोरियों में रुपया भरा पड़ा रहता था। फिर अपने पुराने मेमोरीज में गया कि हम लोग भी अमीर थे, हम लोग में बोरी बोरी में पैसे रहते थे। 4-4 कनस्तर घी उठता था। कनस्तर माने क्या हो गया, टीन का पीपा, घी भी जिसमें आता है। बोलते 4-4 कनस्तर घी था, लेकिन अब क्या रह गया, माने अब हम लोग का स्टेटस थोड़ा खराब हो गया, बट पहले हम लोग भी अमीर थे, बहू को बता रहे। और इस चिल पो के बावजूद, चिल पो माने हल्ला गुल्ला के बावजूद मेरे सारे काम निर्बाध रूप से चलते रहे। माने मैं अपना काम करते रहा, मैं नहीं रुका। मैं कॉलेज या थोड़ी देर के लिए कहीं भी बाहर जाता तो आकर देखता कि मेरी कोठरी एकदम साफ कर दी गई है। सारी बिखरी चीजें करीने माने तरीके से लगी है, और लालटेन चमचमा रहा है, माने लालटेन को भी साफ कर दिया गया। यह सब देखकर कहीं भीतर हल्का सा दर्द होता, मगर मैं उसे पढ़ाई की थकान समझ लेता। माने कौन साफ करता था, कौन इतना काम कर रहा है, प्रभा, सारा काम उसका करिए। तो उसको पिंच तो होता कि औरत इतना काम कर रही है, बट वो पेन को क्या समझता कि नहीं मेरा थकान है इसीलिए पेन हो रहा है। वो एक्सेप्ट नहीं करे कि प्रभा के लिए उसको दुख हो रहा है। कभी कभी मैं खुद अपने ऊपर झुंझला उठता, इरिटेट, ये क्या यार दिन रात प्रभा कैसे खाती है, कहाँ रहती है, कैसे काम करती है, कहीं जरा सा भी आराम तो नहीं करती। अच्छे खासे दाल साग की मौके बेमौके नमक मिर्च ज्यादा कम बताता रहता हूँ। जरूरत गैर जरूरत अम्मा मुन्नी या भाभी से उसे सुना कर तानेबाजी की बात करता हूँ, कटु कटाक्ष करता हूँ, माने गलत कमेंट करता हूँ। माने इधर क्या बोल रहे हैं, अब उसको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, सिर्फ प्रभा ये करिए वो करिए। प्रभा को मैं डांट खिलवा रहा हूँ, थोड़ा नमक बेसी होता है तो किसी को बुलवा के डांट खिलाता हूँ। माना वो उसको रियलाइज हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रभा के अगेंस्ट चला गया। मतलब किसी ना किसी रूप में अपना ध्यान उसी ओर लगाए रहता हूँ। इनडायरेक्टली सारा ध्यान किसकी ओर है, प्रभा। मानो कोई और काम ही मेरे लिए दुनिया में नहीं बचा। अरे भाई मुझे पढ़ना है, इतना मन उसमें क्यों नहीं लगता। ये लग रहा है कि भैया लड़कीबाजी कर रहा हूँ, जहां मन लगाना चाहिए पढ़ने में वहां क्यों नहीं मन लग रहा।
अगर इस बार फेल हो गए तो दुनिया भर की बदनामी मिलेगी, सो तो मिलेगी ही। आगे के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, क्या कमाने के रास्ते बंद हो जाएंगे, आगे का मतलब। जब मुझे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना तो लगातार उसे ही लेकर उधेड़-बुन करते रहने का आखिर मतलब क्या है? माने उसी के बारे में चर्चा क्यों करना है अगर मुझे उससे मतलब नहीं है तो? अगर हम लोग को सपोज करो किसी से मतलब नहीं है, वी विल इग्नोर दैट पर्सन, क्यों बार बार उसको अपने दिमाग में घर दे रहे हो? उसको भी यही लगा। जैसे हमें हर बहुत समय गुस्सा आ रहा है समर पे, पता है, क्यों बहुत बताओ। ज्यादा। इतना इरिटेटिंग है मैम, डबल स्टैंडर्ड्स में पीएचडी कर रखा है बंदा, क्या पागल है। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, वो वैसा ही बंदा है, ठीक पकड़े। फिर देखो, ये तो हो गया, आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। जब मुझे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना तो लगातार उसे ही लेकर उधेड़-बुन करते रहने की आखिर मतलब ही क्या है? जैसे हर समय उसके कार्यक्रम का लेखा जोखा रखना मेरा स्वभाव बन गया, माने नोट करना उसी के बारे में हर एक चीज, वही मेरा कार्यक्रम बन गया। मुझे उसे इतना महत्व देना ही क्यों है? घर में बहुत से कुत्ते बिल्ली है, समझ लूं वो भी एक है, सोचो उसको पक्षियों जैसा समझ। मैं अनेक बार निश्चय करता कि उसके बारे में कम से कम सोचूंगा, लेकिन किसी ना किसी चीज के पीछे पीछे ख्याल उसी के पास जा पहुंचा। जैसे ही पाता कि गंदी बनियान अपने आप धुल गई थी और उसे बाहर की रस्सी पर सूखती संध्या, संध्या माने इवनिंग को देख गया था, लौटकर देखता हूँ कि तह की हुई करीने से रखी है, करीने माने तरीके से रखी है, बस पढ़ना लिखना अलग। और अब प्रभा की बात अलग, माने प्रभा बेचारी से सब काम करिए, कपड़ा धोना, कपड़ा समेटना, हर एक चीज बिना बोले करिए, और ये अपना नहीं होता पढ़ाई लिखाई अलग कर रहे और इसके बारे में अलग सोच रहे। लाइक दैट। अब एक और परिवर्तन दिखाई दे रहा था, एक चेंजेस आया। पहले जब भी कोई नया मुश्किल काम प्रभा के ऊपर आकर पड़ता तो यह सोचकर मुझे बड़ा हार्दिक संतोष होता कि चलो उसे कष्ट मिलेगा, स्टार्टिंग में उसको हैप्पीनेस मिल रहा था, प्रभा को कष्ट मिलेगा, तो मैं उत्सुकता से राह देखता कि देखो इसके क्या प्रतिक्रिया होती है, माने इसका क्या रिजल्ट होता है। कोई भी हार्ड काम प्रभा को दिया जाता तो वो वेट करता है इसका क्या होता है लड़की के साथ। अंतर मन में कहीं यह भी रहता कि देखा जाए इन अत्याचारों से परेशान होकर वह किस समय और कहाँ रोती है, माने उसको रोते हुए देखना चाहता है लड़का, उसे उस समय पकड़कर शर्मिंदा करने की ताक में रहता कि कैसे उसको शर्मिंदा करूं, तो वेट करता। जब रात को या सुबह ठंड के मारे सारे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते तो ख्याल आता इस समय प्रभा जी को कैसा लग रहा होगा, बैठी बैठी बर्तन साफ कर रही होगी या चौका धो रही होगी। ठंड का समय, लड़का सो रहे, सोए सोए ठंड लग रही है तो वो इमेजिन करता लड़की जो बर्तन मांज रही है, माने पानी के साथ डीलिंग कर रही है, उसको कैसा लगेगा। लेकिन इधर जब बिना प्रतिवाद या प्रतिक्रिया दिखाई वह सभी कामों को स्वाभाविकता से स्वीकार करती चली गई तो परिणाम के प्रति मेरा सारी उत्सुकता धीरे धीरे मरने लगा। लड़का एक्साइटेड था, वाह अब ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, बट जब लड़की को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लड़की नेचुरली बिना कुछ कमेंट किए या कोई दुखड़ा रोए सिर्फ काम किए जा रही है, तो इसका सारा एक्साइटमेंट जीरो हो गया। इसीलिए बोलते हैं जो लोग आप लोग के लिए बुरा चाहते हैं, जो लोग आप लोग को बुरा देखना चाहते हैं, तो बल्कि और खुश रहो, उससे उन लोग आपके पीछे से हट ही जाएंगे, वो लोग बुरा सोचना बंद ही कर दें। और उस पहली तृप्ति के स्थान पर एक विचित्र बेचैनी और विक्षोभ मन के भीतर मंडराने लगा। जैसे एक हथियार व्यर्थ जाने पर प्रश्न उठे कि अब क्या हो, अब क्या आगे होगा, आखिर यो हार तो नहीं ही माननी, माने वो हार मान रहे, क्यों, हर एक चीज कर लिया लड़की को परेशान करने का, लड़की परेशान ही नहीं हो रही है, तो वो ये सोचता है आगे और कैसे उसको उकसाओ, आगे क्या करूं, और अभी मैं इतना जल्दी हार नहीं मानूंगा, लड़का सोचा। खाना खाते समय कभी कभी भाई साहब भी, अरे बहू कभी मिनट 2 मिनट उसके पास भी जाकर बैठ जाया कर, किसके पास, लड़का के पास। अरे लड़की क्या लड़के के पास जाकर बैठेगी, लड़का को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ससुर बोलता था उसके पास भी जाकर, नहीं भाई साहब माने जेठ बोलता था कि उसके पास जाकर बैठ। अकेली का मन भी कैसे लगता होगा, कभी किसी चीज की जरूरत ही पड़ गई। यह ठीक था कि प्रभा पर्दा नहीं करती थी, लेकिन वह भाई साहब या बाबूजी से बोलती बिल्कुल नहीं थी, ये भी एक रेस्पेक्ट का चिन्ह है, आदमी लोग से बात मत करो, तो प्रभा ऐसी थी कि बात नहीं करती थी, चुपचाप सिर झुकाए काम करती। दोपहर को वह नित्य नित्य माने डेली भाभी के पास बैठती, इसलिए भाई साहब को बताने को उसके होठ फड़क कर रह जाते। सहसा सिर उठाकर देखती मानो कुछ कहना चाहती हो, फिर सिर झुका लेती।
भाभी के पास बैठती, किसी को टाइम नहीं मिलता लड़की से बात करने का, और मानो उसके मन में कोई बात थी, वो उठती थी ऐसे देखने के लिए, फिर से वो माने नीचे सर झुका लेती, माने वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। नामकरण संस्कार का दिन था, माने नाम जिस दिन रखा जाता है बेबी का, वो डे था। संध्या को आया तो देखा कि घर में खूब हल्ला गुल्ला मचा है, क्योंकि बहुत गेस्ट आए थे। अम्मा बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, गेस्ट आए और चले गए होंगे, और कुछ ऐसा हुआ था कि अम्मा चिल्ला रही थी। जब तक कुछ कहे नहीं तो सिर पर ही चढ़ी चली जाती है, दुनिया का सारा काम तुम्हारे ही मन से तो होगा। माने अम्मा लड़की पर चिल्ला रही है, प्रभा पर। हम तो कुछ हुए ही नहीं, माने हम तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, हम तो सब इतने बड़े मूर्ख है, बस ज्ञान तो एक तू ही घुट्टी में पीकर आई है। घुट्टी माने कुछ अपनी जैसे बचपन में पिलाते घुट्टी इंटेलिजेंस का, तो बोले तुम ही सारा ज्ञान का घुट्टी पीकर आई हो, हम लोग तो जीरो है, सास बोल रही है। क्योंकि प्रभा एकदम मस्त कॉमेडी की थी। अभी आएगा, कहाँ गया, कहाँ है, सेकेंड पैरा में थे क्या या फर्स्ट पैरा? मैम फर्स्ट पैरा। ओके, मिल गया। सगुन साइड के दिन क्या करके धरा है, माने सगुन का दिन है। सगुन माने एक ऑस्पिशियस डे है, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे। बोलो, हमें पता भी नहीं, और वह इतना सब हो लिया, माने तुम इतना सब कुछ कर लियो, हम लोग को पता भी नहीं चला। एक सहमे से एक और खड़ी थी, माने जो प्रभा है, नहीं सब लोग सहमे से खड़े थे। कोठरी में अपनी चारपाई पर पड़ी भाभी खूब फूट फूट कर रो रही थी, और भाभी रो रही थी अपने कमरे में। आग लगे ऐसी पढ़ाई में, पढ़ाई अपने लिए होगी कि दूसरों की जान लेने के लिए होगी। हाय राम, पता नहीं अब क्या होने वाला है। मुन्नी एक और खड़ी चुपचाप देख रही थी। इतना तो समझ गया कि कोई गंभीर बात हो रही है। डरी सहमी सी एक और खड़ी प्रभा को देखते ही कहा जा सकता है कि अपराध इसी ने किया है। माने कुछ ऐसा वातावरण था, सास चिल्ला रही है, भाभी रो रही है, मुन्नी चुपचाप खड़ी है, और ऐसा लग रहा है मानो प्रभा ने कुछ किया, क्योंकि प्रभा एकदम डरी डरी सी खड़ी है। कुछ दृढ़ बनने का प्रयत्न करके उसने भराए गले से कहा, माने कुछ बोलने के लिए उसने भरे हुए गले से कहा, रुआसे एंड ऑल गले से कहा, अम्मा जी मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं करती, मैंने समझा कि कोई सादा मिट्टी का डेला है। डेला माने मिट्टी का कोई पीस, ऐसे मिट्टी से कुछ हुआ था, तो मिट्टी का कोई डेला है, गोला टाइप से। सादा मिट्टी का डेला तो है ही, अम्मा बिफर कर बोली, और हमारी पुरखा हमें जवाब दिए चली जा रही है। तूने समझा काहे का, तेरी तो हिया माथे की फूट गई थी ना, अंधी थी। माने बताऊंगी आगे हुआ कि मैं बता नहीं रही हूँ, आई नो उसने क्या किया है। माने मिट्टी का डेला है, और माने वो मिट्टी का डेला नहीं था, मिट्टी का टुकड़ा नहीं था, और प्रभा को लगा मिट्टी का टुकड़ा, इसीलिए उसने कुछ किया। तो वो बोली कि मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करती। तो अम्मा भी जोर से बोली, हाँ हाँ तेरे लिए तो सब कुछ ही सादी मिट्टी है, प्लेन मिट्टी है, हम लोग की पुरखों की चीजें तुझे कुछ नहीं पता है। पुरखों माने जो हम लोग के बाप दादा, ये सब चीजें होते हैं। फिर बोले तेरे तो हिया मित्य क्या माथे ही फूट गई थी ना, माने तेरा तो दिमाग ही खराब है, तू अंधी थी। दिखाई थोड़ी दिया होगा कि उसमें कलावा बंधा रखा है। कलावा माने जो धागा, मोली, इट्स लाइक मोली, कि उसमें मोली बंधा हुआ है, ये चीज ही है, ठीक है। बात पर बात कही चली जा रही है, जो एक भी बात बिना जवाब दिए छोड़ी हो। अच्छी सीख सिखाई है तेरे माँ बाप ने बड़ों का जबान लड़ाने की। एक तो तवा सा मुंह खोल डोलती फिरे, तवा सा मुंह माने हमेशा बोलते रहना, जवाब देना, कोई आए कोई जाए किसी की चिंता नहीं, और ऊपर से कैची जैसी जबान चलावे। मेरी बेटी होती तो इतने जवाब पर तो जबान खींचकर जिंदा गाड़ देती। अम्मा की तेजी बेहद बढ़ गई, यहाँ तक कि जवाब देने को बात कहने के साथ ही उन्होंने अपने को अपमानित भी महसूस कर लिया और फौरन ही रोने लगी। माने होता है ना, कोई कोई लोग चिल्लाने लग जाते हैं, बट ऐसे लगता है कि मैंने खुद का इंसल्ट करे, बहुत गुस्से में चिल्ला चिल्ला के खुद ही रोने लगते हैं। तो अम्मा रोने लग गई। अब हुआ क्या था, सुबह यहाँ शायद बोला भी जाएगा बट मैं बोल दे रही हूँ, मिट्टी से गणेश जी बनाया गया था, ठीक है, सॉर्ट ऑफ जो मिट्टी लग रहा था, और उसमें मोली वोली लगा हुआ था। ओके तुषार, ठीक है। तो वहां पे मिट्टी से गणेश जी बनाकर पूजा किया जाता है, तो वहां पे मोली वोली बांधा गया था, ठीक है। अब क्या थी, इन लोग मिट्टी से बर्तन मांजती थी पहले के जमाने में, तो अपनी जो प्रभा है वो उसी मिट्टी को यूज कर ली। उसको लगा नॉर्मल मिट्टी है, पूजा का मिट्टी नहीं, और ये बहुत ऑस्पिशियस मिट्टी था जिसमें पूजा हुआ है, गणेश जी वाला चीज, और वो उसी से बर्तन मांज दी। तो सब लोग इसीलिए चिल्ला रहे कि क्या अनर्थ तुम कर डाली, इसीलिए लोग गुस्सा है इस पर।
मेरी समझ में मामला कुछ आया नहीं, माने इसको आया नहीं कुछ मामला समझ में। फिर भी मुन्नी से तेज स्वर में पूछा, अब वो एकदम अपना मर्दानी आवाज में आया और पूछा, मुन्नी क्या बात है? मेरे चढ़े तेवर देखकर मुन्नी ने कोई जवाब नहीं दिया, मुन्नी एकदम साइलेंट थी। कुंवर ने बताया, सुबह पंडित जी ने जिन गणेश जी की पूजा की थी ना, भाभी ने उनसे झूठे बर्तन मांज दिए। माने कुंवर छोटा भाई, रिवील क्या हुआ क्या था जो मैंने बोला वही। साथ ही भाभी का रोना और भी बढ़ गया। माने कौन सी भाभी? धीरज की बहू, बड़ी भाभी का। बात उन्हें नए सिरे से याद आ गई। नए सिरे से माने क्या कि गंदा बात हो गया, इनऑस्पिशियस हो गया, होता है ना, अपने गलत वे में ले लेते, ये तो गलत हो गया, वैसे सोची। मेरा कलेजा धक रह गया, माने शॉक्ड होता मैं एकदम। अम्मा की सिसकियां भी सुनाई दे रही थी। भाभी कह रही थी कुछ हो गया तो इसका क्या हो जाएगा। कुछ हो गया माने अपने बोलते हैं ना गंदा हो गया है, अपने डरते हैं भगवान से कि यार ऐसा ऐसा करना है, कुछ गलत कर दे तो भगवान पनिश करेगा। तो यहाँ पे यही है कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए या कुछ गलत हो जाएगा तो इसका क्या जाएगा। यह तो अपने हाथ झाड़कर अलग हो जाएगी, माने तो अलग चली जाएगी। हे भगवान तू देखने वाला है, माने भगवान को बोले भगवान प्लीज तू देखना, सबको समझाना। माने हमने देखो कोई पाप नहीं किया, आप लोग सबको समझाना। दुनिया कुड़ कुड़ कर मरी जाती है, हाय राम, माने इसको टॉर्चर फील हो रहा है और कुछ नहीं। ऑब्वियसली ये है कि कोई ऑस्पिशियस मोमेंट और उसी गणेश जी का वो कुछ और कर डालिए। सोचो कोई मूर्ति और कोई मूर्ति को तोड़ दे तो कैसा लगेगा, वैसा ही फील हो रहा है। सांस खींची, जोर से दांत बीचे और मैं दन दनाता हुआ सीधा। देखो अब वो क्या करता है लड़का। माने वो सांस लिया लंबा और दांत बीचा, गुस्से में गया और दंदनाता एकदम माने अहंकार के साथ सीधा एकदम उसके सामने जा पहुंचा। अपलक, अपलक माने पल के बिना झपकाए, निगाहों से घूरता हुआ एकदम उसको घूर रहे, जैसे बिल्ली चूहे की को झपट रही हो। बिल्ली जैसे शिकार करती है ना चूहे का, वैसे ही समर प्रभा को ऐसे देख रहे। दाहिना हाथ ढीला किया, दाहिना हाथ लूज किया। एक बार तोला माने एक बार देखा, फिर तड़ाक माने मारा। तुम बोल रहा था ना सानिया मारता है, वो इस इंसिडेंट में आया। माने इसमें अब वो हाथ उठा लिया। सारी शक्ति से पड़े तमाचे की पांचों उंगलियां प्रभा के बाएं गाल पर उभर गई। पूरा गाल पर पूरा उंगली छप गया, इतना तेज मारा लड़की को। वह एक और झोंका खाकर गिरते गिरते संभली, माने इतना तेज मारा कि वो गिरते गिरते बची है नीचे और यो ही धम से बैठ गई। माने गिरते गिरते बची बट खुद ही धम से बैठ गई। मैंने कहा हराम डॉट डॉट डॉट, माने उसको गाली दिया। यहाँ रहना हो तो ठीक से रहो, नहीं तो जहां जगह दिखे अभी चली जाओ। सोचो उसको गाली दे रहे और बोलते हैं रहना है तो ठीक से रहे, नहीं तो जा यहाँ से। बड़ी नास्तिक की बच्ची बनी है, माने फुल्ली गंदा लैंग्वेज यूज करे। नास्तिक माने भगवान को नहीं मानी ना, गणेश जी वाला चीज, इसीलिए बोल रहे हैं भगवान को नहीं जो मानते उसको नास्तिक बोलते हैं। बड़ी नास्तिक की बच्ची बनी है जो भगवान को नहीं मानती। और मैं फुटबॉल का गोल कर आने वाले खिलाड़ी के अंदाज में, जैसे फुटबॉल की प्लेयर जो गोल करते हैं उसके अंदाज में, गर्दन टेढ़ी करके माने कि नेक को टेढ़ा किया और उसे घूरता घूरता, माने अपने अंदाज में लड़के लोग जैसे करते हैं, घूरता घूरता उसको अपनी जगह आकर खड़ा हो गया, माने वापस पीछे आ गया। माने वेरी वर्स्ट थिंग। सब एकदम स्तब्ध रह गए, सब लोग, अम्मा वम्मा सब शॉक। अम्मा का सारा क्रोध और आंसू एक साथ उड़ गया। उड़ ही जाएगा, बहू को मार दिया, अब किस पे क्रोध करेगी, बहू मार खा लिए और उन लोगों को क्या चाहिए। भाभी भी चुप हो गई, भाभी का भी रोना बंद। लेकिन चाटा मारते एक ऐसी आत्मघाती ग्लानि का प्रचंड झटका मुझे अपने भीतर लगा कि मैं खड़ा नहीं रह सका। माने अब इसको ग्लानि माने क्या बोलते हैं, रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, गिल्ट हुआ इसको अपने ही अंदर। अब वो वहां खड़ा नहीं रह सका, सब एकदम स्तब्ध रह गए। अम्मा का सारा क्रोध और आंसू एक साथ ही उड़ गया। अच्छा ये तो अलग है ना। उल्टे पांव वहां से लौट आया। चाटा मारने के बाद मुझे नहीं पता किसने क्या क्या कहा, वह रोई या नहीं, वही पड़ी रही या किसी ने उठाकर भीतर डाल दिया। हाँ इतनी याद है कि चाटा सारी शक्ति से और उसे भरपूर पड़ा था और मेरी पांचों उंगलियां झंझनाने लग गई। माने मेरी उंगलियां भी शिवर कर रही थी, झंझना रही थी, इतना तेज मारा। माँ ने चाटा मारने के बाद क्या हुआ उसको नहीं पता, लड़की बैठी रही, रोई, उधर से कोई उसको ले गया, कुछ नहीं पता, बट इतना पता है चाटा बड़ी तेज से लगा। कोठरी की दहली पार करती जैसे मेरे भीतर कोई लगातार रटने लगा, माने कुछ रिपीटेशन हुआ उसके मन में। यह मैंने क्या किया, यह मैंने क्या किया, मुझे क्या हो गया। जिंदगी में पहली बार एक स्त्री पर हाथ उठाया और लग रहा था जैसे मेरा हाथ निष्पन्द होकर गला जा रहा है। माने अपने आप एकदम मतलब अलग हो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। निष्पन्द माने मुझे होश नहीं, अजीब सा फील हो रहा है मुझे।
भाभी पर हाथ उठाने को लेकर भाई साहब को कितनी कटु आलोचना मैंने समय समय पे की है। माने जब भाभी पर हाथ उठाया जाता था, भैया उठाते थे, तब मैं निंदा करता था, उसका गंदा बोलता था कि भैया इतने बदमाश है। मैं किस आवेश में अंधा हो गया, मैं किस गुस्से में अंधा हो गया। 7-8 महीने से पहली बार बोला, और वह भी गाली से। माने मैंने लड़की से कभी बात नहीं की, और की भी तो गाली दिया मैंने। पहली बार बात की और वह भी तमाचे से, मैंने उसे हाथ उठाया। मैं बड़ी देर तक तो समझ ही नहीं पाया ये हुआ क्या, मैंने वो होश खो दिया इनफैक्ट। तब सहसा किसी ने जहर बूझी घृणा से भीतर का, माने उसका आत्मा ही उसको घृणा से बोल रहा है, नीच कायर कमीने, यही तेरा आशीर्वाद है। माने तू ऐसा लड़का है, यही तेरे महान बनने के सपने हैं। माने वो जो सपना देखता है मैं महान बनूंगा, ये बनूंगा, तुम्हारा यही ड्रीम्स है। इंटर में पढ़ता है और दुनिया भर के विचार बखाड़ता है, और बिना अधिक सोचे ना जाने कब भी संचित रुलाई ऐसे जोर से फूट पड़ने को मचलने लगी, मैं बेबस हो गया। माने अंदर में उसको रोना ही आ गया। ये जो वर्ड है ना संचित, माने इकट्ठा हो गया सारा चीज, और रुलाई ऐसे माने रोना ही आ गया उसको, कि वो बेबस हो गया। वह क्या आंधी थी जिसमें बह गया था, माने ये क्या आंधी आई जिसमें मैं चला गया, उस पर हाथ उठा लिया, और फिर बेबस फफक फफक कर रो पड़ा, माने जोर जोर से रोने लग गया। चाहता था रोते रोते गलकर मेरा सारा अस्तित्व आंसुओं में बह जाए, माने मेरा जो भी चीज है सारा आंसू में बहे। ऐसी ग्लानि अपने भीतर महसूस हो रही थी कि अपने दोनों गालों पर जोर से अंधाधुंध तमाचे ही तमाचे मारू कि उंगलियां उंगलियां उछल जाए। माने मन कर अब मैं अपने आप को पीटूं, उसको रिग्रेट भी हो रहा है। बट जितना भी रिग्रेट हो जाए यार, जो वो किया वो तो किया, बहुत ही गलत है ना ये चीज। तो अभी क्या करते हैं, 8 वाला क्या करे, आज ही करें? बोलो आप लोग बोलो। हाँ मैम आज करते हैं, मतलब आज तो करेंगे बट 10-15 मिनट्स बाद में भी। ठीक है, तो अभी आप लोग एग्जिट कर सकते हो, यही लिंक रहेगा। जब मैं बोलूंगी ज्वाइन अगेन तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो 8 वाला अपने कर ले। हमें टाइम बता दीजिए ना, उस हिसाब से फिर आप 10:30 रखते हैं, थोड़ा 20 मिनट्स ब्रेक मिल जाएगा, 10:30 समथिंग, क्योंकि अपना फिर 12 तक हो जाएगा, 12 से भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो 10:30 तक मिनिमम आप लोग को ब्रेक दे देते हैं। तो आप लोग एग्जिट कर लो, हम लिंक एंड नहीं कर रहे हैं, फिर ऐसे ही आप लोग आ जाना। बाय मैम। बाय। ओके, द 8th चैप्टर। मुन्नी ने पूछा, क्यों भैया तुम्हारे इम्तिहान कब से है? इम्तिहान माने एग्जाम, अभी अलग फेज है। तो मुन्नी ऐसे ही पूछी, आपके एग्जाम कब से है? इम्तिहान, मैंने गर्दन खुजलाई, मैंने ऐसे खुजली करा है जैसे व्हाट, एग्जाम कब? मुझे याद ही नहीं आया कि इम्तिहान कब से है, मैंने भूल गया। जिसके लिए रो रहे स्टार्टिंग से एग्जाम एग्जाम एग्जाम, वो उसके लिए भूल गया कि एग्जाम का एग्जाम है, वो वही भूल गया। हालांकि इधर मैं इम्तिहान की तारीख और महत्व का रोज याद कर लेता था। मैंने, मुझे पता था डेट क्या है और इम्तिहान का महत्व, इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। फिर भी पता नहीं अचानक से जब मुन्नी पूछी तो मुझे याद नहीं आया। मुन्नी ने जो कहा है उसका अर्थ क्या है मेरी समझ में यह भी नहीं आया। माने मुन्नी क्या बोल रही है, एक सिंपल लाइन है, भैया एग्जाम कब है? तो बोलते मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, एज इफ मैंने क्रेजी हो गया। आगे आएगा ये भी। यही नहीं, पहली बार तो मैं यह नहीं पहचान सका कि सामने जो मुझसे बोल रही है वह है कौन, जो क्वेश्चन पूछ रही है वो कौन है, मुझे वो भी नहीं पता। मतलब ये पूरा गया। फिर इम्तिहान की बात का ख्याल आया तो मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहा। मुन्नी की उपस्थित और उसके द्वारा पूछी बात को एकदम भूल ही गया। माने फिर इम्तिहान का बात आया तो मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहा, एग्जाम के बारे में। और मुन्नी यहाँ पे खड़ी है, उसने कुछ पूछा, वो आंसर का वेट करिए, मुझे कुछ याद नहीं था। मैं धीरे धीरे पागल तो नहीं होता जा रहा, खुद से बोल रहे क्या मैं क्रेजी हो रहा हूँ? जैसे ही यह बात मन में उठी मैंने जोर देकर कई बार दोहराया, नहीं नहीं, मैं कोई असंगत व्यवहार नहीं करता, मेरे सोचने में क्रमबद्धता है, माने रीजनिंग है, लॉजिक है। खुद से बोल रहे कि मैं ऐसा वैसा बात नहीं सोचता हूँ, मेरे में बुद्धि है। रहन सहन का पूरा ख्याल रखता हूँ, जितना ही मैं अपने को समझता हूँ कि मैं पागल नहीं हो रहा, उतना ही भीतर यह विश्वास जड़ जमाता जाता है कि निश्चय ही पागल होता जा रहा हूं। जैसे लड़का है, 2 बात कर रहा है, मैंने मुझे इतना पता है मैं पागल नहीं हो रहा, फिर इनडायरेक्टली बोल रहे कि मुझे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं तो मैं पागल हो रहा हूं। ये तो हो गया। अगर मान लो यह बात सच भी है कि इसका प्रारंभ कब से हुआ, अब वो सोच रहे मैं पागलपन कब से स्टार्ट किया,
समझ शक्ति से पड़ता चाटा, झटक कर दूसरी और दीवार से टकराया हुआ सिर, फिर लड़खड़ा कर गिरती हुई देह। माने वही चीज, इतने शक्ति से मारा, वो गिरी एंड ऑल दोज, वही फेज याद कर रहे कि वो दीवार से टकराई फिर गिर गई, उसी चीज के ऊपर है। अकारण ही रह रहकर बिजली की कौंध की तरह जब दृश्य आंखों में चमक उठता तो हृदय बादलों की तरह फट जाता। जैसे वो सीन मेरे सामने आ रहा है तो दिल में कहीं ना कहीं पेन हो रहा है मुझे। हर समय पश्चाताप और ग्लानि के गड़े हुए पंजे दिल में कसकते रहते कि मुझे यह नहीं करना चाहिए। माने उसको रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझसे उस पर हाथ उठा ही कैसे, मैं कैसे उसको मार सकता हूँ, मैं कैसे वह जंगलीपन की हरकत कर सकता हूँ, जानवरों जैसे। जंगलीपन माने जानवरों। यह सारी घटना सचमुच हुई थी, सिर्फ मेरी कल्पना या सपना तो नहीं है, माने ड्रीम तो नहीं है। मगर उसे भी तो यह सब नहीं करना चाहिए था, माने लड़की को भी ये सब नहीं करना चाहिए था, बोल रहे। मिट्टी के डेले और गणेश जी में क्या अंतर है, नहीं दिखाई दिया। सोचो, अब बोलते हैं मिट्टी और जो बना हुआ गणेश जी, उसमें उसको डिफरेंस नहीं पता। अगर किसी के घर इस तरह के विश्वास है भी तो उनका अपमान करने का अधिकार उसे किसने दिया। माने इसके घर में विश्वास है ना कि मिट्टी में गणेश एंड ऑल दोस, तो ये तो रैशनल सोचता है, क्योंकि इसमें बुद्धि माने क्या, ये इतना उसमें नहीं है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है, तो ये इतना नहीं सोच रहा है। बट इसके घर वाले सोचते हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं जिसके घर में ये मानना है कि ऐसा कुछ होता है तो वो कैसे सबको कैंसिल कर सकती है। पढ़ने लिखने का यही सब अर्थ है, पढ़े तो हम भी है, बोलते हैं ये पढ़ने लिखने का अर्थ है। माने जो लोग पढ़ लिख लेते हैं वो ये सब करते हैं। फिर वो खुद ही बोल रहे हैं मैं भी तो पढ़ा हुआ हूँ। और हजार बातों की बात यह है कि अपनी संस्कृति और पूज्य देवों की अवज्ञा हम किसी भी कीमत पर नहीं सह सकते। अपने लोग में भी नहीं होता है कि हम मंदिर तो वही बनेगा, मैंने बन गया, तो ये रिएक्शन नहीं है। तो यही चीज है कि अपने अपनी चीजों के लिए हम लोग झुक नहीं सकते, स्पेशली अपने जो भी चीज है, भगवान बोल लो, शक्ति बोल लो, हम लोग सब मानते हैं कहीं ना कहीं, तो उसके लिए हम लोग किसी को इंसल्ट करने नहीं दे सकते। अच्छा हुआ एक सबक मिल गया। इस तरह मैं इसके अपराध को बढ़ा चढ़ाकर अपने को यह समझाने की कोशिश करता कि मेरा व्यवहार उचित था। मैंने इसको पता है वो रॉन्ग किया, वो रॉन्ग पोजीशन में था, फिर भी वो उचित समझा रहे कि नहीं मैं सही किया। कैसे सही किया, क्योंकि उसको तो ये समझ होना चाहिए था कैसे भगवान का इंसल्ट करती है, ब्ला ब्ला। मान लो कल को कुछ हो क्या कल को कुछ हो हुआ जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या कल को कुछ हो जाए, बच्चे की डेथ हो जाए या कुछ गंदा हो जाए, फिर लोग बोलेंगे ना उसने ये सारी हरकतें की इस कारण हुआ। अपने तो अंधविश्वासी है ना, इसीलिए। यो सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तकें पढ़ने से, ये पुस्तक का नाम है, सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तकें पढ़ने से इन सब दुनिया भर के देवी देवताओं से विश्वास उठ गया। माने कुछ कुछ ऑथर होते हैं जो ऐसा ऐसा लिखते थे तो हम लोग रैशनल सोचते हैं, हम लोग नहीं सोचते कोई ईश्वर है या समथिंग, ऐसे नहीं सोचते। तो इसका भी विश्वास आधा उड़ गया। लेकिन दूसरों के विश्वास का मुझे ख्याल बराबर था। माने ऑब्वियसली अपने बोलते हैं ना, सपोज मैं अल्कोहल नहीं लेती बट कोई लेता है तो हमको लगता है चल ठीक है, इट्स ओके। मैंने अपना अपना थिंग है ना, ये नहीं कि हम लोग किसी को बोलेंगे अगर तुम लेता है हुक्का, तुम लेता है ड्रिंक्स तो इट्स रॉन्ग। नो, ये अपना अपना विचार है। इफ यू आर टेकिंग इट्स ओके, नहीं भी लेते तो इट्स ओके। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। आप लोग जैसे एग्जाम्पल दिया, आप लोग को भगवान का समझ नहीं आता तो मैं इसीलिए ये दे। चलो नेक्स्ट। फिर क्या है, किसी को पूजा ना जाए तो अपमान भी क्यों किया जाए। ऑब्वियसली तुम उसके साथ नहीं हो तो कोई बात नहीं, इंसल्ट क्यों कर रहे हो। सब कुछ कहता, अपने को समझाता, लेकिन भीतर से कोई बोलता रहता कि हाथ उठाना ठीक नहीं है। एंड इट इज लिटरली ट्रू। जो भी करो, औरत पे हाथ उठाना है, किसी पे भी हाथ उठाना, इट्स रॉन्ग। हिंसा मत करो। उस घटना के दूसरे दिन तो मेरी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। सोकर उठा तो ऐसा लगा जैसे मैं ना जाने कब का बीमार पड़ा हूं। माने ही वॉज नॉट फीलिंग गुड। क्यों, ये नहीं कि फीवर है समथिंग, अपने हरकतों के कारण। मेरे पौर पौर में दर्द हो रहा था। पौर पौर माने शरीर के अंग अंग में दर्द हो रहा था। लोगों से आंख कैसे मिलाऊंगा, इतना बड़ा अपराध कर चुकने के बाद बाहर रोशनी से कैसे निकलूंगा। माने मैं कैसे निकलूं बाहर, कैसे मिलूं। मैंने हाथ उठाया किसी पे, अगर कहीं वह सामने ही पड़ गई और उसके गाल का निशान मुझे दिख गया तो, माने जो मैंने मारा उसका छपा हुआ निशान दिख गया तो मुझे कैसे सहूंगा मैं उस दृश्य को। और मैं इसी पसो पेश में चोर की तरह बाहर निकल गया। माने कोई देख ना ले, इसीलिए बोले चोर की तरह। दिन भर यो ही निर्लक्ष्य, निर्लक्ष्य माने बिना लक्ष्य, निरुद्देश्य माने बिना उद्देश्य भटकता रहा, माने विदाउट एनी रीजन।
पार्क में पेड़ के नीचे बैठे बैठे अपने आप से पूछा, या दिन भर अपने आप में डूबा रहना, बात बेबात चिड़चिड़ाना, दूसरे को कष्ट पहुंचाकर आनंद लेना, व्यर्थ ही अपने पर नियंत्रण खोकर मारपीट कर बैठना, लड़ना और रोना, यह सब मुझे आखिर हो ही क्या रहा है। आपने अपने को चाहे जैसा समझता रहो, लेकिन कोई मेरी इन बाहरी हरकतों को देखे तो क्या यही अंदाजा नहीं लगाएगा कि मैं पागल हो रहा हूँ, अच्छी शादी हुई या मुझे क्या हो गया। मैंने खुद सोच रहा यार, जब से लड़की आई है मैं अपने में ही नहीं हूँ, मैं अलग अलग चीज सोचता हूँ, हाथ उठाने लग गया हूँ, ये मुझे क्या हो गया है। अगर कोई बाहर से मुझे जज करेगा तो वो यही सोचेगा ये मैं पागल हूँ। जैसे हम लोग इसको क्या जज कर रहे हैं, है ना पागल, लग रहा है ना, ही इज क्रेजी, वही चीज। बहुत दिनों बाद आज फिर मंदिर की तरफ जाकर अपनी जगह दिन भर बैठा रहा। माने जब वो एकदम तंग हो जाता था तब वो मंदिर जाता था, तो अब वो वापस गया, जो वो बोला था नहीं जाऊंगा बट वो गया। बट लिखे भीतर नहीं, देखो मंदिर की तरफ, भीतर नहीं। उफ, मुझे कितना जघन्य काम हो गया है, हे भगवान मैं क्या करूं, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है, शिट गॉड मैं क्या करूं। रह रहकर अपने ऊपर झुंझलाहट आती, माने खुद से इरिटेशन होता कि क्या यह सिरदर्द मोल ले लिया है, मैंने क्या सिरदर्द पाल लिया है। मैंने हर समय प्रभा या प्रभा के प्रति किए गए अपने व्यवहार की चुगली करना, चुगाली माने क्या होता है, हर टाइम उसी से घिरे रहना, उसी टॉपिक से। इन सारी बातों में कितना नुकसान कर रहा हूं मैं अपना। दुनिया में बस यही एक काम रह गया है, क्लास में गए तो गुमसुम बैठे रहो, गुमसुम माने उदास, फिर चुपचाप मुंह लटकाए चले आए, 24 घंटे केवल यही बातें, सोते जागते बस एक ही चर्चा, 8-10 महीने में खुलकर बातें करना, हंसना मुस्कुराना सब भूल गया हूं मैं। माने वो अपना स्थिति बता रहे कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। उस दिन फिर मैंने संकल्प किया, जो हुआ सो हो गया, मैंने वो एक्सेप्ट करा सिचुएशन को। जब भी हमारे साथ बुरा भी हो जाए ना, पहले उसको एक्सेप्ट करो, फिर देखो क्या किया जा सकता है। अब मैं घर बाहर सबको भूलकर सिर्फ अपने इम्तिहान की बात सोचूंगा और किसी की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। ये सिर्फ एक ही बात बोलता है, रिपीटेशन हो रहा है। जो हो गया उसे लेकर अब रात दिन अपना दिमाग खराब करना गलत है। मुझे दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मेरा सगा नहीं, किसी के प्रति मेरी कोई गलती नहीं। माने मैं अब नहीं मानूंगा कि मैंने किसी के साथ अन्याय किया है, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी। सब अपने अपने भाग्य लेकर आते हैं, अपना अपना रास्ते चुनते हैं। मैंने लड़की थप्पड़ भी खाई तो उसका भाग्य था, सबका अपना किस्मत है, सबका अपना रास्ता है। हे प्रभु प्रभा प्रभा की मैंने प्रभु बोलना चाहिए था, हे प्रभु बोल रहे, हे प्रभु तुम साक्षी रहना, मेरी आज तक की गलतियों को माफ करना, कि गॉड प्लीज मुझे माफ कर देना। अब मैं केवल अपने तक ही रहूंगा, केवल पढ़ूंगा, माने मैं चुगली बुगली नहीं करूंगा, बातें नहीं करूंगा, सिर्फ अपने तक रहूंगा। और उस दिन के बाद सचमुच मुझे अपने भीतर एक अजीब परिवर्तन लगने लगा। पहले घर और बाहर की जो बातें मुझे दिन भर परेशान रखती या जिनसे मेरी मानसिक शांति घंटों के लिए भंग हो जाया करती, उन बातों को मैं देखता और फिर अपने पढ़ने, अपने इम्तिहान के बाद सोचने लगता। सेम सिली बॉय, पहले सोचता कि ये क्या कर डाला, क्या हो गया, वापस एग्जाम में आ जाता। बस पढ़ाई का या भूत था जिसे मैं बलपूर्वक अपने सामने रखता और दिन रात इसी से लड़ता। मैंने पढ़ाई से ही लड़ रहा था, पढ़ाई करना। घर में रहने से बेकार दिमाग बटेगा, इसलिए अक्सर बाहर रहता। माने घर पे रहोगे तो ये सभी कॉन्वर्सेशन होगा, तो इसीलिए वो बाहर रहता था। यहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता था। चलते फिरते किसी दुकानदार के पास से लेकर अखबार देख लेता और दिन का अधिकांश भाग दिवाकर के साथ काटता। दिवाकर कौन, उसका फ्रेंड था, उसके साथ रहता। गप्पे लड़ाने का मौका कम ही आता, माने ज्यादा गॉसिप करने का टाइम नहीं था, मजाक करने का। वह कभी कोई बात शुरू कर देता तो बातों का सिलसिला चल जाता। माने वो कभी कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता तो वही स्टार्ट रहता। वह अपने किन्हीं शिरीष भाई साहब की बातें निहायत ही श्रद्धा एवं गदगद भाव से कहता है, माने बहुत ही रेस्पेक्ट के वे में और बहुत अच्छे से एक जन के बारे में बात करता है जो उसका भाई था। ठीक है, किसका भाई? दिवाकर का भाई। क्या नाम था? शिरीष। नाम क्या था? शिरीष, याद रखना, दिवाकर का भाई। हर बार कहता कि वे आएंगे तो जरूर मिलाएंगे, माने अगर वो आया तो तुम लोग को हम जरूर मिलाएंगे, मैंने अपने फ्रेंड्स एंड ऑल को बोल रहा। फिर क्या है, कहाँ गया, आगे पढ़ो तुम लोग। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। मुझे कोई खास उत्सुकता नहीं थी, माने मैं कोई एक्साइटेड नहीं था मिलने के लिए कि मैं मिलूंगा देखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। आएंगी तो मिल लूंगा, बोला कि आएगा तो क्या करेगा, मिल लेगा। फिर क्या है, एक सेकंड, हाँ ओके।
सभी को आश्चर्य था कि मुझे पढ़ते रहने की कौन सी नशा छा गया। एवरीवन इज शॉक्ड, सब लोग पढ़ते बट इतना क्या नशा छा गया है। आप लोग के ग्रुप में भी आप लोग किसी को देखे होंगे, भैया इतना कौन पढ़ता है, इस टाइप का कोई लोग होते हैं। उस दिन की, या आप खुद भी हो सकते हो, एनीथिंग। उस दिन की घटना पर किसी से कोई बात नहीं की। बाबूजी, भाई साहब सभी ने सुना और भाभी तो लगभग प्रसन्न हुई। छोटे भाई इस तरह से मुझसे कतराते थे मानो मैं बिना किसी कारण उन पर झपट पड़ूंगा। छोटे भाई लोग को डर लगने लगा उसका उस दिन का एक्टिविटी देखकर, तो छोटे भाई लोग दूर रहते थे। उस समय भीतर दबी आशंका उभर कर ऊपर आ जाती, मैंने अंदर का इच्छा ऊपर आता। सचमुच क्या मुझे देखने में कुछ भयानक लगता है, माने मैं क्या कोई भयानक हूँ? होगा भी। सिर्फ झटक कर मैं फिर अपने काम में लग जाता। यो भी घर में सब अपने अपने में व्यस्त है, एवरीवन इज बिजी अपने काम में। भाभी में अब सामना ही कम होता। जब भी मैं घर आता वे कहीं एकांत में बैठी अपने बच्चे में उलझी रहती, मैंने बच्चे को संभालती। कभी दूध पिलाती रही होती, कभी तेल लगाकर गर्म पानी से नहला रही होती। प्रसव के बाद से घर का काम तो उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बच्चा होने के बाद से। मुन्नी अपनी इच्छा की मालकिन थी और मुन्नी तो अपने मनमर्जी करती थी। यहाँ और उस बच्चे का नाम प्रसव है, देखो इसीलिए लिखा हुआ है प्रसव के बाद, तो सर्कल कर लो प्रसव। मुन्नी अपनी इच्छा की मालकिन थी, या तो भाभी की बच्ची को खिलाती रहती या गुमसुम रहती। घर का सारा काम प्रभा के ऊपर आ गया था, लेकिन मुझे इसमें ना तो ध्यान देने लायक कोई बात लगती, ना कुछ अनोखी मालूम होती। यह कब खाती है, कब आराम करती है, इस बात को सोचना मैं जाने कब भूल गया, इग्नोर किया। कभी कभी उसका कोई पत्र आता तो हम लोगों में से कोई ना कोई उसे जरूर खोल लेता। पढ़ने के बाद ही खत उसे दिया जाता। वह पत्र लिखकर चाहे किसी को डालने को दे, उसे पढ़ा जरूर जाता। लिफाफे को पानी से गीला करके खोला जाता, माने होता है ना लेटर आता है तो थोड़ा गीला करता है ताकि फटवट नहीं जाए, ऊपर की कोनी से खोला जाता है। कई घर वो नहीं, इसका हाँ नहीं ठीक है, कहीं घर के बारे में कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं है। वैसे शायद उसने पत्र लिखना बंद ही कर दिए थे, माने इसमें एक डाउट था कि हो सकता है कि घर में कोई उल्टी सीधी बात नहीं है या कुछ नहीं है, मायके में कुछ ऐसा तो नहीं बोल रही है। और जहां तक है वो लड़की ने वैसे भी लेटर्स बंद कर दिया था, इतना वो लिखती नहीं थी। सुना एक दिन अम्मा कह रही थी, क्यों रे बहू तू चिट्ठी फिट्ठी नहीं डालती, माने अपने पियर चिट्ठी नहीं भेजती है क्या? प्रभा को बोल रही है। इनके पास तेरे बाप की चिट्ठी आई है, इनके पास माने ससुर जी। पूछा है कहीं तू बीमार तो नहीं है, माने प्रभा बीमार तो नहीं है, उसके पियर वाले पूछे। क्या लिखूं अम्मा जी, आप देख ही तो रही है सब ठीक है। चटनी पीसना छोड़कर प्रभा बोली। सोचो वो काम ही किए जा रही है, चटनी पीस कर वो रिप्लाई की। अरे सो तो हम देख रहे हैं, पर फिर भी बिटिया कभी कभी डाल दिया कर दो हरफ, हरफ माने शब्द, 2-3 शब्द बोल दिया कर अपने पेरेंट्स को। माँ बाप का मन है, लिखी है, 5-6 खत डाले हैं, तूने एक का भी जवाब नहीं दिया। जाने कितने दिनों बाद प्रभा ने माँ का नरम स्वर सुना, माने माँ हमेशा उसको चिल्ला के अपसेट रहती थी, कितने दिन बाद उसको प्यार से बोली है सास प्रभा को। मैं राशन लाने के लिए थैला खाली कर रहा था, देखा कि उसकी आंखें छलछला आई। थोड़ी देर चुप रही, फिर कुछ घुट्टी सी धीरे से बोली, लिखूंगी अम्मा जी। माने वो राशन लाया था, इन लोग थोड़े ऊपर देखा, फिर आई कांटेक्ट हटा लिया और फिर वो बोली हाँ मैं लिख दूंगी। मैं बिना किसी की ओर देखे वहां से चला गया। पता नहीं इस बारे में और क्या बात कहूं, बार बार बात उभर कर मन में आई, लेकिन मैंने अपने को जोर शोर से पढ़ाई में लगा लिया। मैंने मन में आता था बहुत सारी चीजें, बट ये इग्नोर किया। असल में मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी संवेदनशीलता और महसूस करने की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई है। संवेदनशीलता माने सेंसिटिविटी सॉर्ट ऑफ, माने वो फील नहीं कर पा रहा है ज्यादा चीज। मुझे कोई भी चीज इस लायक नहीं लगती थी कि उस पर सोचा जाए। उदाहरण के लिए मेरा सारा काम अब वही करती थी, कौन? प्रभा। लेकिन मैं अधिक से अधिक तट से था, एकदम रिजिड हो गया था, इग्नोर करता था, दुखी रहता था। रात को लोटा भरकर पानी रख जाती, कभी भाई साहब बाबूजी अम्मा की इच्छा से गुड़ की चाय बनाती। गुड़ माने चीनी के बदले जो डालते, गुड़ जो मटेरियल होता है वैसे। फिर क्या है, गिलास कटोरी में चाय चुपचाप मेरे पास आ जाती, बिना देखे कि कौन लाया मैं उसे पी जाता। अधिकांश चौके में वही रहती, माने अधिकतर बहुत टाइम तक कौन रहता था किचन में? वही। इसलिए पहले खान में बड़ी दिक्कत आई। रोटी इत्यादि लेने के लिए मैं मुन्नी को पुकारता, अब धीरे धीरे वह खुद परोसने लगी। थाली अपनी ओर खींच के मैं जल्दी से भगवान का भोग लगाता और खाना शुरू कर देता। अपने करते हैं ना, पहले भगवान को भोग लगाते फिर खाते हैं, वैसे। जो चीज कम दिखाई देती वही मिल जाती, माने वो बात नहीं करते, बट कम था थाली में तो प्रभा डाल के चली जाती। पहले ये ढंग बड़ा विचित्र लगा, स्टार्टिंग में स्ट्रेंज लगता था।
मनी मन हंसी भी आई, लेकिन अब इसमें कोई नयापन नहीं लगता। अब तो कतई झिझक नहीं होती थी, ऐसा लगता था कि ये क्रम जिंदगी भर चलाया जा सकता है। माने ऐसे ही सर्कल चलता जाएगा, ऐसे ही रीति से काम होते जाएंगे। जैसे मशीन से काम लिया जाए, नल से पानी लिया और चल दिया, ठीक उसी तरह अपना काम पूरा करते ही मैं अपने में डूब जाता। माने प्रभा से सिर्फ काम निकलवाता और अपने में चला जाता। सच पूछा जाए तो बोलने के सिवा सारे काम हो ही रहे थे। माने सारा काम पति पत्नी जैसा था, बट सिर्फ बात नहीं हो रही थी। मैंने यह अनुभव करना एकदम भुला दिया था कि प्रभा भी कोई चलती फिरती संवेदनशील प्राणी है और उसका मुझसे भी कोई संबंध है। मैंने इनफैक्ट जो प्रभा है उसको भी लड़के से कोई मतलब नहीं था, वो भी नॉर्मली थी, कोई उसको भी फीलिंग नहीं था। इस प्रकार में सब कुछ भूलता चला जा रहा था, सब कुछ भूल गया। और यह भूलने का क्रम कुछ ऐसी तेजी से चला कि मुझे खुद डर लगने लगा। कहीं यह पागल होने की भूमिका तो नहीं है। खुद सोच रहे क्या ये स्टार्टिंग फेज तो नहीं है, मैं रोल तो नहीं निभा रहा पागल का। हर गुजरा हुआ दिन मुझे सपने जैसा धुंधला और असत्य लगता। हर एक डे फेक लग रहा था, असत्य। और हर आने वाली बात के प्रति एक अनुत्सिक जड़ता छाई थी। मैंने कोई भी बात होती है तो वो सुनता नहीं था, रिजिडनेस आ गया। अपने आप को भी भूल चुका, वो नहाने खाने का ध्यान नहीं रहता। मौके बेमौके सनक उगती है, सनक माने पागलपन की। सनक उगती तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गीता पढ़ने लगता। माने मन जब बेचैन हो जाता था तो ये क्या पढ़ता था, गीता। अपने कपड़ों और चीजों की याद नहीं रहती, पढ़ते पढ़ते किताब कहीं रखकर भूल जाता और फिर घंटों तक खोजता। और जब वह अक्सर किताबें के ढेर में मिलता तो माथा ठाक लेता। कलम, पेंसिल, चाबी और पैसे अक्सर ही खोते रहते, या कहूं उन्हें रखकर भूलता रहता। हालत यहां तक बढ़ती चली आई कि सुबह की पड़ी चीज संध्या को भूल जाता। माने ये लॉस हो रहा था, इसको कुछ याद नहीं रह रहा था। सुबह कोई चीज रखा, शाम को याद नहीं है। पेन रखा, भूल गया। बुक्स रखा, भूल गया। ये ऐसा हो गया था। ही वॉज वेरी डिस्टर्ब इन दिस सेंस। हालत यहां तक बढ़ती चली आई कि सुबह की पढ़ी चीज मैंने रखी है, संध्या को भूल गया। जिस किताब को भी उठाता बिल्कुल नहीं लगती, माने उसको अंदर का चीज भी याद नहीं है। आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है, कुछ भी जो उठा रहे हो लग रहा है नया है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वैसे इसको लग रहा था। हमेशा खोया खोया सा रहता, लगता ऐसा था जैसे मेरे भीतर की कोई चेतना शक्ति धीरे धीरे मरती चली जा रही है, माने डेड हो रहे हैं। अवेयरनेस, चेतना शक्ति माने कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस जा रहा है। या जो अनसल पानी की तरह सतह की तरह आंदोलित हो उठा था, अब बर्फ की तरह जमकर ठोस, माने लिक्विड जो बह रहा था, लिक्विड का फ्लो था, अब वो क्या हो गया, रिजिड हो गया है, वो कड़क हो गया है, वो एकदम माने अब फ्रीज हो गया इन दी सेंस, फीलिंग्स उसका निष्पन्द और निर्जीव होता चला जा रहा था। कोई भी बात उस पर पड़ती और छूटकर दूर जा गिरती, मानो कुछ हुआ ही नहीं। माने कोई भी बात आता इग्नोर करता, दूर चला जाता। बस एक चीज थी और वह मैं नहीं भूला कि मेरा इम्तिहान है, माने एग्जाम है। ठोस पत्थर पर जैसे जल की धारा बहती चली गई, माने टाइम जैसे फ्लो करता है ना, पत्थर में पानी जैसे फ्लो करता है, उसी तरह समय दिन और रात की लहरों में बहता चला जा रहा था। माने टाइम जा रहा है और उसी के साथ मैं जा रहा हूँ। और मैं चेतना शून्य होकर देखता था कि पत्थर ज्यों का त्यों है। माने टाइम बीता जा रहा है बट काम कुछ नहीं हो रहा है। पत्थर ज्यों का त्यों है, माने टाइम इज गोइंग बट उसका जो काम है, उसका जो प्रिपरेशन है वो जैसे का वैसा ही है। इसका मतलब ये 10 बजने को आए थे और अभी दाल में उफान भी नहीं आया था। प्रभा जल्दी जल्दी आटा गूंद रही थी। मैं एक बार रसोई का चक्कर लगा आया था और अब निकलने की बात सोच ही रहा था कि मुन्नी भागी आई। छोटी भाभी तुमने बड़ी भाभी को दूध नहीं पहुंचाया, वे नाराज होकर रो रही है। मैंने बड़ी वाली क्रैक है क्या, दूध नहीं आ रहे तो रो रही है, व्हाट इज दिस। तो यहाँ पे यही है, प्रभा को छोटी भाभी बोली कि आपने काम नहीं किया, बड़ी भाभी रो रही है। प्रभा ने आटे में ही अपने को व्यस्त रखे हुए मुलायम स्वर से कहा, दीदी जी दूध तो किया हुआ रखा है। माने क्या किया हुआ रखा है, गरम। लेकिन तुम देख लो अभी दाल में उफान आता होगा, सब खाने वाले आते होंगे। एक एक रोटी को बिठाना अच्छा नहीं लगता। माने तुम खाना डाल दी, अब वो एक एक रोटी के लिए वेट करे इतना घंटा तक, ऐसा नहीं होता है ना। तुरंत अपने रोटी देते था कि भूख मिटे, यही चीज है कि एक एक रोटी के लिए बैठाना अच्छा नहीं लगता। 2-4 पहले से निकाल लूं तो संभल लूंगा। माने 2-4 पहले से निकालू, माने 2-4 पहले से रोटी बना के रख लूंगी तो संभल जाएगा। जब तक मैं और नया रोटी बनाऊंगी उतना वो लोग पुराना रोटी खाते रहेंगे। फिर खुशामद के स्वर से बोली, माने उसको इम्प्रेस करने से, बीबी जी तुम दे आओ ना जरा, उधर चूल्हे की बगल में रखा कटोरी से ढका हुआ है, माने दूध वहां पड़ा हुआ है, आप दे आओ। मुन्नी ने उधर जाकर देखा तो उसका मुंह एकदम खुला रह गया। हाय भाभी, यह तो फैल गया माने गिर गया। अब फैल गया, उसका चेहरा एकदम पक हो गया। माने ये वाला अलग है, ये मतलब एकदम शॉक्ड हो गया। हाय का काम छोड़कर उधर लपकी।
मैंने अपना हाथ का काम, मैंने जो कर रही थी उसको काम छोड़कर उधर लपकी। मैंने तो ठीक रखा था, पता नहीं, बोलते मैं तो स्ट्रेट रखी थी, ठीक से रखी थी, कैसे गिर गया। अब बड़ी भाभी सारा घर सिर पर उठा लेगी, बोलती है बड़ी भाभी तो टॉर्चर करती है, भैया सिर पे उठा लेगी। तभी उधर सुना अम्मा से शिकायत कर रहा था, अब अम्मा तुम ही देख लो 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना नहीं बना, कब खाना खाए कब पढ़ने जाए। मतलब क्या समझ आ रहा है तुम लोग को? सारा प्रेशर प्रभा पर है। इन शॉर्ट, कोई इधर खाना मांग रहा है, कोई उधर दूध मांग रहा है, सारी चीजें प्रभा के ऊपर और कुछ नहीं। तुम्हें चाहे देर हो या सवेरे, वह तो धीरे धीरे ही करेगी, अम्मा ने ताने दिया। सोचो, ये नहीं बोल रही लड़की बेचारी इतना काम करिए, ताना ही देती है, तुमको लेट हो तो हो, वो धीरे धीरे कर रही है। इन बातों के लिए पूजा बीच में तोड़ देती और अपने बात कहकर फिर पूजा वहीं से शुरू कर देती। मैंने बात बोली और वापस पूजा कर रही थी। एक दिन का काम हो तो देर भी समझ में आवे, बोलो जो काम तुम्हें रोज करना है उसे भी तुम नहीं संभाल सकती हो। लड़की को ही बोल रही है, डेली का काम है, डेली कैसे लेट करती हो तुम। अमर वहीं से कहता हुआ चौके में आया, भाभी का तो आटा गूंद रहा है, अभी तो दाल ही हो रही होगी। फिर उसने रसोई के बीच वाली कमर बराबर ऊंची दीवार से झांक कर देखा कि दाल चढ़ी भी है या नहीं। माने किचन दिखता था तो वो ऊपर से छलांग मार के देखा दाल है कि नहीं। एक सेकंड। धुएं से उसकी आंखों में पानी भर आया, माने दाल छोक रही थी ना तो धुआं आया, तो वो तो ऊपर से देख रहा था, इसीलिए उसके आंख में धुआं गया और पानी आ गया। मुन्नी फैले हुए दूध के पास खड़ी थी और डरी सहमी सी प्रभा आटे के हाथों से उसे धरती से समेट रही थी। माने आटा का ही हाथ से दूध को ऐसे ऐसे ले रही थी, समेट रही थी, उठा रही थी। वहीं से अमर चिल्लाया, यह तो खूब दूध फैलाया जा रहा है। माने वो सबको ढिंडोरा पीट दिया, दूध गिर गया। अम्मा सारा पूजा पाठ भूल गई, बारूद में आग लग गई है, माने गुस्सा आ गया। फैला दिया दूध, चलो अच्छा हुआ, उसी गांठ से क्या जाता है, उसकी गांठ माने उसके पॉकेट से क्या जाता है, पैसा तो हमारा जा रहा है। उसका तो बाप बुरी भैंस बंधा गया है ना, सो रोज कभी दूध फैला रहा है, कभी उफान आ रहा है। माने उसके बाप ने ही क्या देकर गया, भैंसे देकर गई है जिससे हम लोग दूध निकालते हैं। माने वो टोंट मारी है कि भैंसे लगा के गए ना पिता ने कि वहां से दूध ले रहे, इसीलिए वो कभी गिरा दे रही है, कभी ऐसे उफान दे रही है। अंधी हो गई है, फुहर चाले सब घर हाले। फुहर चाले माने बिना देखे चलती है और सब घर इस कारण बर्बाद होते हैं। चलेगी तो कभी यह तोड़ कभी मोड़, माने कभी कुछ तोड़ के चलेगी, कभी मोड़ के चलेगी। समझ में नहीं आता कि हाथ पैरों में दम है भी कि नहीं, माने वो कैसी है, कोई दम है। थूथन ऊपर उठा के काम करेगी, माने आंखें ऊपर उठा के, अगर तुम आंखें ऊपर उठा के चलोगे तो नीचे जो भी पड़ा हुआ है तुमको लग जाएगा ना, तो इसीलिए ऐसे टॉन्ट करे कि हमेशा ऊपर करके काम करेगी एंड ऑल। फिर कहाँ है, हाँ, मस्ती रही है, खुद ठूस के 2.5 सेर भर लिया। सोचो, बोलते खुद भैंस हो गई है खा खा के, टॉन्ट करिए, खुद तो इतना खा खा के एकदम भर लिया अपने आप को। अब बोलो बहू बेचारी भूखी मरेगी या नहीं, लक्षण एक नहीं है जो एक नाम लेने को भी हो। बहू बेचारी मतलब क्या हो गया, बड़ी बहू के लिए बोल रही है, वो क्या भूखी मरेगी। और लक्षण माने कोई भी काम का तरीका नहीं है इसमें। आग लगे ऐसी पढ़ाई को, 10वीं पढ़ी है, 10वां, क्या घूरे जैसी हालत कर रखी है रसोई की, मैंने पूरे एकदम घटिया हालत कर दी है मेरे किचन की। चकला इधर पड़ा है, बेलन बाल लुढ़क रहे, खाने बैठा तो उपकाई आवे, उपकाई मैंने घी, अजीब सा एक लगता है कि ये सब इतना डर्टीनेस है। हे भगवान, अच्छी हमारे मत्थे मड़ी है, माने लड़की के लिए बोल रहे हैं, कितनी गंदी लड़की को हमारे माथा डाल दिया। हम तो यहाँ जाने कैसे रो धो के अपने दिल निकाल रहे हैं और वहां आसमान से बरसता दिखाई दे रहे, माने ये सारी चीज हो रही है और हम लोग क्या करते जा रहे, रो रो कर अपना दिन स्पेंड कर रहे इस लड़की के साथ। आगे और क्या हुआ इसकी जरा भी चिंता किए बिना मैं किताबें उठकर पढ़ने चला गया। माने आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैंने अपना बुक्स उठाया और चला गया। समर बोल रहा है, पहला समय होता तो ना जाने क्या करता या कहता, पर अब लगा ये सारी बातें ध्यान देने लायक नहीं है। प्रभा ने जो कुछ किया या प्रभा जो कुछ करती है वह अच्छा है या बुरा, यह सब समझने की जरूरत महसूस नहीं होती। मानो जो कुछ भी हो रहा है उससे कुछ असाधारण नहीं है। अब तो बिल्कुल ऐसे लगने लगा जैसे ना तो प्रभा से मेरा कोई संबंध है ना घर वालों से, माने वो पूरा इंडिफरेंस है सबके प्रति, ना घर वालों के बारे में सोच रहे ना अपनी बीवी के बारे में सोच रहे। बीच में 2-1 पीरियड खाली देखकर समय निकाल कर आया तो देखा कि मेरे ही कमरे में थाली ढकी रखी है, माने वो थाली रख कर रखी थी सजा की कि लड़का आएगा और खाएगा, माने पति आएगा खाएगा। जल्दी जल्दी पेट में डाला और फिर भागा, कुछ भी खास नहीं लगा, माने खाना खास नहीं लगा। हाँ, घर की हवा में इतना जरूर लग गया कि बाद में उस बात पर खूब महाभारत हुआ होगा, माने घर का जो सिनेरियो था तो लगा कि घर में बहुत महाभारत बाद में हुआ होगा।
हूँ, हमें क्या है हुआ होगा, बोला है भाड़ में जाओ हमें क्या। फरवरी शुरू हो गई थी और कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, मार्च के शुरू में ही इम्तिहान थे, इसलिए आजकल तैयारियों के लिए छुट्टियां थी। ऑब्वियसली तुम लोग को एग्जाम के पहले छुट्टी देता है ना, सेम चीज। मैं अक्सर दिवाकर क्या पढ़ने चला जाता था, घर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जब बिना कोई विघ्न बाधा, माने बिना कोई प्रॉब्लम कि दोपहर या शाम को पढ़ते रहा जा सके, माने पढ़ा जा सके, ऐसा स्थान नहीं था। कोई ना कोई हंगामा होता रहता या कोई ना कोई काम निकल आता। जरा सा दौड़कर चक्की से आटा ले आओ भैया, मुन्नी कहती, माने कोई ना कोई काम देती। भाभी भी पूछती, दादी से कहकर कोई अच्छी घुट्टी नहीं ला दोगी? घुट्टी माने कोई मेडिसिन जैसा ही होता है, बच्चा जिससे स्वस्थ रहे। इसके अलावा साथ पढ़ने में बहुत सी बातें अच्छी तरह समझ में आती थी। इसके अलावा साथ पढ़ने माने ग्रुप स्टडी में और भी चीजें समझ आती है। हम दोनों कभी कभी किसी प्रोफेसर के पास पूछने भी चले जाते थे, अकेले तो मेरी हिम्मत नहीं थी। उसके पास घर से बिल्कुल अलग अपना एक कमरा था, इसीलिए कभी कभी रात को भी उसके यहाँ रह जाता था। सच पूछा जाए तो उसके यहाँ पढ़ने सोने की घर से ज्यादा शांति मिलती है। अपने घर तो जब भी जाओ, यहाँ तो कोई कांड होकर चुका होता है। कांड माने कोई प्रॉब्लम, कोई झगड़ा, और उसके कारण सबके चेहरे मनूस होते या फिर कांड हो रहा होता। कभी कभी बैठी अम्मा रो रही है, कभी भाभी बड़बड़ा रही है। हाँ, एक चीज थी जो कभी कभी दिल पर घूसा जैसे मार जाती है, घूसा जैसे मार जाती है। प्रभा का चेहरा मैंने सदैव ही अपरिवर्तनीय और ऐसा भावहीन देखा मानो किसी ने पत्थर पर बना दिया। माने इंसान तो फीलिंग्स के साथ होता है ना, बट यहाँ पे जो प्रभा है वो कभी भी चेंज नहीं हुई। उसका जो फीलिंग्स है, उसका जो भाव है, सेम रहा हमेशा। तो मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों। हमेशा गंभीर और कुछ हद तक मनहूस माने सैड और गंभीर माने सीरियस रहती थी। उसकी आंखों के आसपास काले गड्ढे बने रहते, डार्क सर्कल्स, और जाड़े के मारे होठ पड़पड़ाए रहते, माने होठ भी कांपते और अलग से ड्राई हो गया था। पपड़ाइज ड्राइनेस होता है बेसिकली। एड़ियों से मैल भरी बिवाइया झाका करती, माने अपने क्या बोलते हैं, एड़ी में वो नहीं हो जाते हैं व्हाट टू से, अरे जो मम्मी लोग एंड एवरीवन एजेड के होते हैं, फट जाता है एड़ी, जो फट नहीं जाता है अलग सा, वो चीज क्या बोलते हैं अपने, उसको भूल गए, जो भी वही चीज हो, क्रैक्ड फीट ऐसा कुछ ना। एग्जैक्टली, कुछ ऐसा ही। सुबह दिवाकर के यहाँ से लौटा तो अम्मा उसे प्यार से समझाकर डांट लेती, जाने सिर कब का धुला हुआ है, इसे कभी कभी तो धो लिया कर, कलमुही बना रखा है खंजर सा। अब वापस मैंने कभी प्यार से डांटे, कभी अलग बोलती, कलमुही माथा नहीं धोई है, इतने दिन हो गए, कभी कभी अच्छे से धो लिया कर। कैसे कंजर माने भिखारी या फिर एकदम डाउन जैसा बना रखी अपना माथा। ला इधर ला, मैं दियसलाई लगा दूं इनमें। दियसलाई तो मैच वाला चीज होता है, मैंने आग लगा दूं मैं इसमें। रोज रोज की इल्लत ही जाए, माने तुम जो इतना कर नहीं रही हो, रोज रोज का प्रॉब्लम ही चला जाएगा। पता नहीं कितने जुए पड़ गई होंगी, माने जू भी हो गया है, जुए भी पड़ गई होंगी, खाने में जाती होगी। जस्ट इमेजिन, या बोलती है तुम्हारी जुए कहाँ जाती है, खाने में जाती होगी। अम्मा के स्वर में ना क्रोध था ना ताना, शायद इसी से उसने हिम्मत करके कहा, अम्मा जी अब तुम ही बताओ किस वक्त धो। तो लड़की ने भी बोला कि कब धो, टाइम ही तो नहीं मिलता। यह बताना, ओ वाव खत्म होने वाले, चलो, यह बताना बड़ा मुश्किल था कि अम्मा किस बात से भड़क उठेगी, माने अम्मा कब गुस्सा हो जाती पता नहीं ना, इसीलिए वो थोड़ा संभल कर बोलती थी, बहू है। उनके स्वर में तेजी आ गई, तेजी माने तेज। ओहो, अब तो ये जताने लगी है मैं इतना काम करूं, क्यों, माने अब टॉन्ट कर रही है, तुम मेरे को जता रही हो क्या, टाइम नहीं है, मतलब तुम बहुत काम करती हो। वारी अच्छी बहू है तू, तो काम के ताने देने लगी। अरे तुझे अपना काम करने की फुर्सत नहीं मिलती, खाने की तो मिल जाती है ना, जरा गिना तो दे मुझे, ऐसा कौन सा काम करे तू, दोनों बखत रोटी ही का काम एक काम कह लो, सो इसमें चाहे तो सारा दिन लगा दो। मुझे तो बता कौन सा घर है जहाँ बहुएं काम नहीं करती। बहना तेरे बाप के यहाँ 10 नौकर लगे होंगे, बोलते तेरे मायके में 10 नौकर होंगे, हमारे यहाँ तो सब बहुएं ही काम करेंगे। माने वो बेचारी स्वीटली बोली, एंड मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ है तो पूरा टॉन्ट दे दी, क्या बोल रहे हो, सिर्फ रसोई का ही तो काम है, अब एक काम में तुम पूरा दिन लगा देते हो, तो क्या बोले, खाना खाने का तो टाइम मिलता है ना, तुम्हारे घर में नौकर होंगे, हमारे यहाँ तो बहुएं ही काम करती है। मैं नल के पास कोयले से दांत साफ कर रहा था, तब अपने जैसा यहाँ पे वो सब नहीं है, टूथपेस्ट नहीं होता था, तो कोयले से साफ कर रहा था। रोती हुई बच्ची को दोनों हाथों से झुलाते हुए भाभी ने मेरे और इशारा किया।
देख लो जरा सा काम क्या करना पड़ा, रोज हल्ले करवा रही है, भाभी वापस भड़का रही है। बोलो हम नहीं करते थे, कहाँ किसी भी दिन अम्मा जी ने कुछ जरा सी करने क्या लगी, एहसान जता रही है एहसान। मेरे काम का तो एहसान जताइयो मती बहू, जितना तूने किया है मैं तो सब ब्याज समेत चुका दूंगी। हाँ कहीं कल को कहो, मतलब अगर बड़ी बहू को कोई बोले कि इतना काम नहीं करती है, तो वो बोल रही है कि तुम ये मत बोलना तुम भाभी का काम करती हो, तुम जितना मेरा काम की हो मैं उसका इंटरेस्ट के साथ तुम्हें चुका दूंगी, मेरे को तुम्हारा एहसान वैसान नहीं चाहिए। छोटी बहू को भाभी बोल रही है बेसिकली। भैया वहीं से गरजे, क्या दिन रात चकचक होती रहती है, लड़का लोग को तो लगता ही है ना, तो बोलते क्या रोज रोज ये सब करते हो, दिन निकलो और शुरू हो गई, माने सुबह जैसे ही होती है तुम लोग शुरू हो जाते हो, कोई और काम नहीं है क्या, 9 बज रहे हैं। लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं सुनी। अम्मा ने अपने आप ही कहा चकचक होती रहती है तब तो यह हाल है, ना हो तो एक दिन सारे घर का पटरा बैठ जाए। यह तो सभी लातों के देवता है, माने चकचक होती है, हम लोग गुस्सा करते हैं झगड़ते हैं तब काम हो रहा है, अगर हम लोग कुछ बोलना छोड़ दे तो काम भी बंद हो जाएगा, घर कुछ अलग ही बन जाएगा। देखो लिखा हुआ है पटरा बैठ जाए, माने सब लोग बैठ जाएंगे। यहाँ तो सभी लातों के देता है, लातों माने जब तक तुम किक नहीं करोगे, जबरदस्ती नहीं करवाओगे, काम नहीं करेंगे। जब तक कुछ कहो नहीं, क्या मजाल पत्ता तक हिला जाए, अब कहूंगी नहीं तो धोती सिलेगी थोड़ी, चाहे सारी फट जाए। और मैली जैसे चिकट कर रखी है, देखो माने मैली एकदम डर्टी है, जैसे चिपक गई है पूरी। क्यों री यह गंदी और फटी धोती तुझे नहीं दिखाई देती, यो कहो कि धोने के नाम दम निकलते, कौन मेहनत करे, वहां तो पलंग पर बिठा दो और हाथ में पकड़ा दो किताब। मतलब कपड़े गंदे हो रहे, तुम धो क्यों नहीं रही हो, तुमको तो बस बेड पे बैठाओ और सिर्फ बुक्स पढ़ा दो तबाह के लिए, कि तुम्हारे पास तो और काम वाम इतना है ही नहीं। आंखों पर पानी की छींटे मारते हुए ही मैंने देखा, धोती इतनी जगह से छलनी हो रही थी कि ना तो उसके सिलने की कोई गुंजाइश थी ना धुलने की, माने फट गई थी, छेद हो गए थे, कि ना तुम उसको धो सकते हो ना सिल सकते हो, कुछ नहीं हो सकता। फटी हुई जगहों से जाड़े के स्वागत में खड़े हुए बड़े बड़े रोंगटे दिखाई देते हैं। इतना जगह फट गया कि एयर अंदर जाएगा तो ठंड लगेगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा, गूज़बम्प्स। नेक्स्ट होगा हमें क्या का भाव उठा और मैं मुंह हाथ धोकर अंगूठे से मुंह और गर्दन रगड़ता हुआ चला गया। गमछा वमछा से मुंह किया अपना, मैंने पोछ लिया और चला गया गर्दन वर्दन। मन से जरा भी उत्सुकता नहीं दिखी, एक्साइटेड नहीं था। इस झगड़े का अंत कैसे हुआ या बात ना आगे जाकर क्या रुख लिया, लगा सोचने और महसूस करने की शक्ति कभी मेरे भीतर नहीं थी। माने जो अम्मा मेरी बीवी को इतना चिल्ला रही थी या सुना रही थी काम वाम के लिए, ये झगड़ा का मोड़ क्या हुआ, कहा गया, किस एंगल में क्या रिजल्ट आया, ये सब मुझे नहीं पता। दोपहर के बाद आया तो बाबूजी नाराज हो रहे थे, अरे इसे पर्दा नहीं होता तो मत करो। जस्ट इमेजिन सब पीछे पड़े हैं इसके, अब बाबूजी बोलते हैं पर्दा नहीं करती है, छाती पर पत्थर रख के उसे भी सह लेंगे, माने लेकिन बेशर्मी की ऐसी हद तो मत करो, माने चलो ठीक है सह लेंगे बट ये बेशर्मी की हद है, ये सब मत करो। ऊपर जाकर सिर धोते समय तुम्हें दिखा नहीं कि चारों तरफ लोग क्या कहेंगे, जाड़ों में धूप सेकने के बहाने सभी तो ऊपर छतों पर चले जाते हैं, इधर उधर ताक झाक करने में उनके बाप का क्या जाता है, या मुन्नी भी इतनी बड़ी हो गई है, इसे नहीं सूझा, बैठी बैठी सिर पर पानी डाल रही थी। माने मुन्नी क्या कर रही थी, बैठी बैठी सिर पे पानी डाल रही थी। फिर एक यहाँ पे कॉन्वर्सेशन क्या आया कि पर्दा नहीं होता है तो मत करो, माने दोपहर का समय था, शायद इधर अभी वो रिवील नहीं हो रहा है मुन्नी है या प्रभा, कोई ना कोई शायद पानी से सर धो रहे थे और समथिंग लाइक ओपन में कुछ ऐसा, तो इसीलिए बाबूजी भी बोले कि पर्दा नहीं होता मत करो, बट ये सब बेशर्मी तो मत करो। छाती पर पत्थर रख के उसे भी सह लेंगे, माने अगर तुम पर्दा नहीं करो तो इट्स ओके, बट बेशर्मी मत करो। ऊपर जाकर सिर धोते समय तुम्हें दिखा नहीं कि चारों तरफ लोग क्या कहेंगे, तुम ऊपर गए हो छत पे सिर धोने के लिए, लोग कितना गलत गलत चीजें बोलेंगे। जाड़ों में धूप सेकने के बहाने सभी तो ऊपर छतों पर चले जाते हैं, माने जब ठंड होता है तो गांव के लोग छत पर जाते हैं बैठने के लिए, तो सब लोग ही छत पर जाएंगे धूप खाने के लिए, और उधर देखेगी कि किसी की बहू या बेटी सर धो रही है ऐसे ओपनली, तो कितना इंसल्टिंग लगेगा। ये है यहाँ पे बात। यह मुन्नी भी इतनी बड़ी हो गई है, इसे नहीं सूझा, बैठी बैठी सिर पर पानी डाल रही थी, माने हो सकता है कि मुन्नी सिर धुला रही है भाभी का और समथिंग लाइक, या खुद का धो रही है, आगे शायद रिवील हो। मुन्नी ने मुंह बनाकर कहा, बाबूजी तुम तो अनोखी बातें करते हो, अब ऐसी तो ठंड है, तुमने तो राम राम करके उल्टा सीधा पानी 2 लोटे डाला और नहाने के नाम करके चल दिए, पर हम लोगों का सिर कोई ऐसे धुलता है
2 घंटे लगते हैं, तब तक नीचे ऐसे जाड़ों में कोई कैसे भीगे, हाथ से पानी लो तो काटने को दौड़ता है, ऊपर छत पर धूप है, अगर चली गई तो ऐसी क्या आफत आ गई। माने मुन्नी भी ऐसे सपोर्ट करिए कि आप लोग तो बकवास कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे सिर्फ ठंड में क्या बोलते हैं, नाम मानक पानी दे रहे हो, समथिंग माने नाम की मात्रा पानी दे रहे हो, ठीक है, नाम मात्रा पानी देकर आ जाते हो और कुछ नहीं। बट हम लोग का देखो, हमें सर धोना होता है, हमें बहुत घंटे लगते हैं, इतना जल्दी नहीं होता है। अगर ऊपर चली भी गई क्योंकि धूप है तो थोड़ा ठंड कम लगेगा, तो क्या प्रॉब्लम हो गया। तो जाड़े तो पड़ते ही रहेंगे। मुन्नी का रवैया देखकर बाबूजी कुछ ठंडे हो गए, माने होता है ना, जब तक चुप रहोगे तो लोग और ज्यादा बोलेंगे। मुन्नी जब जवाब दी तो बाबूजी ठंडे पड़ गए। अम्मा बोली मेरे पास तो है नहीं 3 रुपए मन की लकड़ी दिन भर पानी गर्म करने के लिए। माने घर पहले अलग से लकड़ी आती थी, वो लाया जाता था जिससे पानी गर्म हो, उसके लिए पैसे लगते हैं। तो बोली मेरे पास इतने पैसे नहीं अम्मा बोली कि मैं वो लकड़ी मंगाऊं और तुम लोग गर्म करो पानी। एक हो तो किया भी जाए, पूरी फौज को तो मन लकड़ी पानी के लिए ही चाहिए। माने अगर एक जन का सर धुलवाना हो तो चलो कर लो, यहाँ तो कितनी बहुएं कितनी बेटियां हैं, माने एक बेटी, तो कहाँ से इतना मंगाएंगे। अम्मा की बोलने की शक्ति इन दोनों आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। भाभी हमेशा बच्चों को ही टांगे फिरती थी। एक सेकेंड ना, अम्मा को बोलने की शक्ति इन दिनों आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। माने वो एजेड है बट फिर भी अम्मा ज्यादा बोलती रहती है। भाभी हमेशा बच्ची को ही टांगे फिरती थी, टांगे माने लेकर फिरती थी। बोलो चेतना। हम बोल रहे मैम, पूरी फौज को तो 2 मन लकड़ी, 2 मन मतलब 2 मन माने मेजरमेंट के लिए मन वर्ड है, और लकड़ी माने लकड़ी, गरम लकड़ी लाया जाता था जिससे पानी को गर्म करते थे। इस वे से माने ऐसा लकड़ी लाता था शायद गर्म पानी फिर उसके ऊपर करते थे, नहीं तो इतना इजीली नहीं होता था। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि घर में नहाने के लिए इतने लोग हैं, एक जन होता तो चलो लकड़ी खरीद भी लेते, गर्म कर भी लेते पानी, बट इतने लोग हैं तो इतने लोगों के लिए कैसे लेकर आएंगे इतनी सारी लकड़ी, पैसे नहीं है, इसीलिए फौज वर्ड आया। ठीक है, ओके। फिर अम्मा की बोलने की शक्ति बढ़ गई थी, वो तो बेटी को घूमती थी लेकर भाभी, और मेरा सारा शरीर इस तरह सुन रहता जैसे किसी ने अफीम का इंजेक्शन लगा दिया, बेहोशी टाइप्स की, कुछ फील नहीं होता है। अफीम का इंजेक्शन, याद रखना किसका, अफीम वर्ड है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे किसी सख्त खोल के भीतर इतना गहरा बंद कर दिया गया है कि वहां ना तो कोई स्वर पहुंच पाता, ना कोई चीज मुझे छुपाती। माने मेरे बॉडी को या मेरे अंतरात्मा को ऐसे कोई बंद कर दिया कि बाहर का कोई भी चीज मुझे टच नहीं कर पा रहा था, कोई भी चीज मुझे सुनाई नहीं दे रही। मेरे भीतर कोई बोलता महसूस करता है या नहीं, यह कभी मैं नहीं जान पाया। या तो वहां संवेदनाएं घुटकर रह जाती है, संवेदना जैसी कोई चीज ही नहीं रह गई थी। बाहर और भीतर सब अयथार्थ लगता, अयथार्थ माने बेकार लगता। ऊपर की तह तो मजबूत हो ही गई है, भीतर भी प्रतिक्षण को जमकर सख्त होता चला जा रहा है। माने ऊपर से स्ट्रांग था ना, शो नहीं करता था, अब लगता है अंदर से भी स्ट्रांग हो रहा है। अब अंदर से भी इसको सच में कुछ फील नहीं होता, ऐसा नहीं कि बोलने के लिए, बट सच में नहीं होता। क्या धीरे धीरे मेरी अंतर बाहें सब कुछ जमकर पत्थर रह जाएगा। मैंने मेरा जो अंतरात्मा अंदर की चीजें हैं, मेरी जो भी चीज है जैसे फीलिंग होती है कुछ, सब क्या बंद हो जाएगी, पत्थर हो जाएगा। नहीं, यह सब नहीं सोचना। मैंने वो सोचा छोड़ो, ये सब नहीं सोचता हूँ। परीक्षाओं के 5-7 दिन रह गए, अभी 3 महीना था, अब कितना क्लोज आ गया है, 5-7 दिन रह गए थे। इस पार्ट के अंत में क्या पता चला, सिर्फ 5 to 7 डेज बाकी थे। अब अपना 9 वाला तो कल आसानी से हो जाएगा, बहुत छोटा है, सिर्फ 10 ही बड़ा है। तो अपना शायद रात को अपने सोचे ना, नाइट ही तो सोचे 10 बजे, राइट गाइस बोलो। अनुष्का मैम 10 o'clock की जगह 9 o'clock कर लीजिए ना, तो ज्यादा टाइम मिल जाएगा 9 के लिए। हाँ ये भी कर 9 देखते हो, अगर 10 हुआ तो प्रॉब्लम है क्या, अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो 10 ठीक है। मैम ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बस वो बोलती कि 9 और 2 चैप्टर है ना, वो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ना, 16 पेजेस हो जा रहा है, इसलिए मैं बोल रही थी कि वरना नेक्स्ट डे एक्सटेंड करना पड़ जाएगा। नहीं करेंगे तो कल ही खत्म, मैंने कल विल बी लास्ट, क्योंकि फिर रिवीजन ये सब भी तो है ना। तो जितना भी अगर टाइम भी बाय चांस लगे 10 बजे भी, तो कल ही करेंगे, और मैं ट्राई करूंगी जल्दी लेने का। आप लोग कितने बजे से फ्री हो जा रहे हो शाम को? 8 बजे से। तो अगर मैं 8 से 9 भी एक बार लूँ तो चलेगा ना, थोड़ा 8 से 9, फिर उसके बाद 10 से
से सेंटर से आएंगे वापस। वो कल आप लोग वहीं पे रहोगे मैक्सिमम टाइम फिर? ठीक है, एक्चुअली मेरा 9:15 से 10 तक एक सेशन रहता है, चैंटिंग सेशन, तो आज तो मैंने मिस किया, कल मैं देखती हूँ, अगर मिस कर पाई तो इट्स ओके, नहीं तो 10 बजे तो शॉर्ट है, अगर 9 बजे से ले पाई तो आई विल टेक इट। ठीक है, मेरा मेंटल स्थिति कैसा रहता है उसके ऊपर है, बट लूंगी कल, इतना आप लोग टेंशन मत करो। टुमारो विल बी द लास्ट डे, खत्म होगा ये, हम श्योर बोल रहे, कल ही ये बुक खत्म हो जाएगा और नहीं अपने टालेंगे, फिर जो रिवीजन है सारी चीज। चैंटिंग सेशन और भी करते हो, मेडिटेशन वगैरह? माने आई एम इनटू मेडिटेशन, तो एक रेगुलर एक नहीं होता है, जैसे जो लोग अपना अपना एक कोर्सेज के और समथिंग, तो उसका एक चैंटिंग सेशन होता है हम लोग का 9:15 से लेकर जितना टाइम लगता है, माने 40 मिनट्स और समथिंग डेली, तो उसी का टाइम है। मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड मेरे को बताना, आप लोग को अगर सुकून चाहिए और समथिंग, कुछ सेशन चाहिए एग्जाम के पहले, अगर नर्वसनेस हो रहा है या फिर व्हाटएवर आप लोग को थोड़ा रिलीफ चाहिए तो बोलना, इट रियली हेल्प्स, माने नॉट चैंटिंग एग्जैक्टली, मेडिटेशन, इट रियली हेल्प्स। मैम आपसे क्लास करके थोड़ा वैसे पॉजिटिव वाइब्स आता है आपसे से। It feels so good, but I really want to हाँ spend. मैम, लाइक आप जब चैप्टर समझाते तो आप हमेशा थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल में जाके फिर चैप्टर में आते हो। Actually उसी में आए, इतना डेप्थ इसीलिए आए मैंने, I won't lie। अच्छा एक सेकेंड, अपना क्लास हो गया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।